ओके ना, चैप्टर 12 में अपना एक सेक्शन तो हो चुका है, सेक्शन 115A, और 3 सेक्शन मुझको कराने बाकी है। एक सेक्शन 115AC, दूसरा 115AD और एक तीसरा 115BB है। तीनों सेक्शन की ड्राइंग मैंने स्क्रीन पर देखो बना के रखी है, लेकिन मैं तुमको एक एक करके सिखाऊंगा। तो पहले तुम लोग फोकस करना सेक्शन 115AC की ड्राइंग के ऊपर। ओके, तो स्क्रीन पर ध्यान दो, सेक्शन 115AC, दिस सेक्शन इज फॉर नॉन रेसिडेंट्स। नाउ जब नॉन रेसिडेंट बोलते हैं ना, मतलब सब तरह के एसएससी आ गए, इंडिविजुअल एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज, एनी टाइप ऑफ एसएससी, बट वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। और इधर इंडियन ऐसा भी नहीं लिखा है, मतलब इंडियन फॉरेनर कैसे भी लोग हो सकते हैं, बस वो नॉन रेसिडेंट स्टेटस वाला होना चाहिए। फिर अगर कोई नॉन रेसिडेंट भारत के बॉन्ड्स या जीडीआर में इन्वेस्ट करता है, कहां पर, भारत के किसी कंपनी के बॉन्ड्स या जीडीआर में इन्वेस्ट करता है, तो उससे जो इनकम आती है ना, उसके लिए कुछ स्पेशल टैक्स रेट प्रोवाइड की हुई है सेक्शन 115AC में। तो बॉन्ड्स एंड जीडीआर क्या होता है, बॉन्ड्स तो सबको पता ही है क्या है ना। व्हाट इज जीडीआर, जीडीआर इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इज नथिंग बट व्हाट यू नो, ये इंडियन कंपनी के शेयर्स ही है। लेकिन जब इंडियन कंपनी के शेयर्स आर लिस्टेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको क्या बोलते हैं, जीडीआर। और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने का पर्पस क्या है, ताकि इंडियन कंपनी के शेयर्स का ट्रेडिंग फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में हो सके, तब उसको बोलते हैं जीडीआर। ऐसे जीडीआर से रिलेटेड बहुत कुछ नॉलेज मैं तुमको दे सकता हूं, लेकिन इधर अपने को डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 115C में खाली इतना समझ लो ना कि जीडीआर मतलब वो इंडियन कंपनी के शेयर जैसी चीज ही है, लेकिन जो साधारण शेयर्स होते हैं ना, जो भारत की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उसको शेयर्स करके बोलते हैं। लेकिन अगर वही इंडियन कंपनी की शेयर्स का लिस्टिंग फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना, और उसका ट्रेडिंग जब ग्लोबली हो पाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, बट इन सिंपल लैंग्वेज इट्स काइंड ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ओके, और ये जो मैंने बॉन्ड्स लिखा ना स्क्रीन पर, बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स को भी पॉपुलरली पता है क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग, एफसीसीबी, मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट भारत के बॉन्ड्स या जीडीआर में इन्वेस्ट करता है, तो उससे इनकम क्या क्या मिल सकती है उसको। एक तो उसको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम किससे आएगी, बॉन्ड से। फिर जीडीआर में इन्वेस्ट किया होगा तो डिविडेंड आएगा। जैसे कि मैंने बोला जीडीआर इज नथिंग बट शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो शेयर्स पे तो डिविडेंड ही आता है ना, तो जीडीआर से भी कौन सी इनकम मिलेगी, डिविडेंड इनकम। फिर बॉन्ड्स और जीडीआर को जब बेच देंगे, तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ ना, तो उसके लिए कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है, बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ तो स्पेशल टैक्स रेट है। ये पूरा चैप्टर इज अबाउट स्पेशल टैक्स रेट्स, और स्पेशल तो क्या, कंसेशनल टैक्स रेट्स। बेसिकली टॉपिक खोला है क्यों मालूम है, नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ स्पेशल कंसेशनल टैक्स रेट्स रखनी थी। और उसका लॉजिक क्या है, अपने को एनआर से प्यार नहीं है, उसके डॉलर्स, उसके पाउंड से प्यार है, इसलिए हम लोग ने उनसे फॉरेन करेंसी भारत में इन्वेस्ट करवाने के चक्कर में उनको कंसेशनल टैक्स रेट प्रोवाइड किया है। तो इधर भी जो नॉन रेसिडेंट बॉन्ड्स और जीडीआर में इन्वेस्ट करेगा ना, उसको फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये पूरे टॉपिक में है ना, मोस्टली जो बाहर वाले लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो फॉरेन करेंसी में ही है। तो इधर नॉन रेसिडेंट शुड इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी इन भारत का बॉन्ड्स एंड जीडीआर, एंड फिर उससे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा ना, उसके लिए स्पेशल टैक्स रेट है। नाउ व्हाट इज द स्पेशल टैक्स रेट। अब देखो मेन चीज अभी पढ़ने लायक है, देखो ध्यान देना। बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। अभी मैं स्क्रीन पर जो भी परसेंटेज लिखूंगा ना, दीज आर रेट ऑफ टैक्स, मीन्स इंटरेस्ट इनकम ऑन सच बॉन्ड्स विच आर purchased by such non-resident in foreign currency. On that bonds, whatever interest you earn, it will be taxable at a flat rate of 10%. So did you feel it's a concessional rate?
कंसेशनल रेट है ही ना। सोचो ना, अगर कोई नॉन रेसिडेंट कोई फॉरेन की बड़ी कंपनी होगी तो फॉरेन की कंपनियों को तो 40% टैक्स आता है, लेकिन इधर 40% के बदले 10% ही है। चलो नॉट नेसेसरी कि नॉन रेसिडेंट कोई फॉरेन की कंपनी होगी, नॉन रेसिडेंट जनरल टर्म है, एक इंडिविजुअल टाइप आदमी भी हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल को भी तो एक लेवल क्या स्लैब रेट में 30% टैक्स जाता है ना, इधर तो 10% ही है, और ये 10% ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी टैक्स रेट है। सी चैप्टर 12 में जो प्रोविजंस मैं पढ़ा रहा हूं ना, चैप्टर 12 में उसमें जो भी टैक्स रेट्स है दीज आर कंपलसरी टैक्स रेट, इसमें कोई ऑप्शनल प्रोविजन नहीं है। एंड ऑप्शन के ये सब अच्छा ही है ना, 10% रेट ऑफ टैक्स इज अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ टैक्स एंड इट इज गुड। एंड व्हाई कंसेशनल रेट? बिकॉज भारत में फॉरेन करेंसी आ रहा है ना, उस चक्कर में कंसेशनल टैक्स रेट प्रोवाइड किया है। फिर जीडीआर से जो डिविडेंड आएगा ना, तो उसका क्या होगा सोचो। सिंस मैंने बोला कि जीडीआर इज इंडियन कंपनी के शेयर जैसे ही होते हैं, तो इंडियन कंपनी के शेयर्स का डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034, तो ये जीडीआर पे भी जो डिविडेंड आएगा ना, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। सी जीडीआर इज नथिंग बट इंडियन कंपनी के शेयर्स ओनली, डिविडेंड फ्रॉम विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, और इन बॉन्ड्स और जीडीआर को बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ ना, तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, उसका नॉर्मल टैक्सेशन होगा। और नॉर्मल टैक्सेशन कैसे, वो अपने जो कॉलम्स बनाते हैं ना, सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस, उन कॉलम्स के अंदर सेट करना है, और उसमें भी लास्ट कॉलम में सेट होगा। सी पहला कॉलम तो सटक जी अंडर सेक्शन 111A है, और 111A वाला सटक जी मतलब एसटीडी भरा हुआ, और इधर तो एसटीडी आ ही नहीं सकता, बॉन्ड्स पे तो एसटीडी होता भी नहीं है, और जीडीआर भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और एसटीडी कब आता है, जब भारत की स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर किसी ने ट्रेडिंग किया होगा ना, तो एसटीडी आता है। तो इधर एसटीडी का सवाल ही नहीं है। तो टेल मी, बॉन्ड जीडीआर को बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो मैंने बोला नॉर्मल टैक्स रेट आएगा, तो नॉर्मल कौन सा, वो सटक लटक विनिंग्स बैलेंस से बैलेंस कॉलम में जाएगा। और बैलेंस में टैक्स कैसे आता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द असेसी। ओके, बट मतलब इन शॉर्ट उसमें कोई स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, कंसेशनल टैक्स रेट नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म को गवर्नमेंट कभी भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है। हाँ, लॉन्ग टर्म को इंपॉर्टेंस दी है। मीन्स हमने नॉन रेसिडेंट को क्या बोला, तो भारत की कंपनी के बॉन्ड्स और जीडीआर में पैसा डालेगा तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रख, एंड फिर आफ्टर अ लॉन्ग टर्म अगर तू बेचेगा तो उसमें जो कैपिटल गेन्स आएगा ना, उसमें सिर्फ 10% टैक्स आएगा। तो ये देखो 10% टैक्स इज अ कंसेशनल रेट। 10% कंसेशनल क्यों हुआ, आमतौर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स आता है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को एसटीडी भरा हुआ भी नहीं है। और एसटीडी भरा हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स पे तो एसटीडी आता ही नहीं है, और जीडीआर तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एसटीडी तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, उससे ट्रेडिंग होगा तो एसटीडी आता है ना। तो इधर ये लॉन्ग टर्म तो एसटीडी भरा हुआ है नहीं, तो उसके ऊपर तो 20% टैक्स आना चाहिए, और जहां 20% टैक्स आता है उसके बदले सिर्फ 10% टैक्स आ रहा है, तो इट्स अ कंसेशनल रेट। लेकिन सी इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ये देखो नो इंडेक्स, स्क्रीन पर देखो क्या लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म पे टैक्स 10% आएगा, बट इंडेक्सेशन विल नॉट बी अलाउड। अब इंडेक्सेशन अलाउड नहीं, उसका दुख मत मनाओ, क्योंकि सी नॉन रेसिडेंट लोग भारत के बॉन्ड जीडीआर में इन्वेस्ट करेंगे ना, ऐसे कोई इन लोग 20-20 30-30 साल से इन्वेस्टेड नहीं रखते, 2-4 साल में इन लोग खरीद के बेच भी देते हैं, एंड 2-4 साल में अपना जो इंडेक्स नंबर है ना कैपिटल गेन्स का, इतना कुछ खास चेंज नहीं होता, तो इंडेक्स मिल भी जावे तो इतना कुछ कॉस्ट अपना ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता। मीन्स अपने को इतना कोई खास बेनिफिट नहीं है जो अपने को खोने का गम होना चाहिए। फ़ायदा क्या है कि टैक्स जो 20% हो सकता है वो आधा होके 10% है, तो इन शॉर्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट ही है। ओके, तो इन शॉर्ट खाली अपने को 115AC में इतना ही याद रखना है। एक तो याद रखो किसके लिए, नॉन रेसिडेंट, और उसको इन्वेस्ट किस में करना है, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी या फिर जीडीआर ऑफ सम इंडियन कंपनी, एंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन इन फॉरेन करेंसी। ओके, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना है, उसी चक्कर में तो कंसेशनल टैक्स रेट है, एंड फिर बॉन्ड से जो इंटरेस्ट आएगा उस पर 10% टैक्स रेट लगेगा। सी इस चैप्टर में ना रेट ऑफ टैक्स ही याद रखना है, रेट ऑफ टैक्स में ही तो इन लोग तुमको टेस्ट करेंगे, वो रेट अपने को रट्टा होना चाहिए।
तो 10% रेट इज फॉर इंटरेस्ट इनकम। फिर डिविडेंड इनकम के लिए तो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स ही नहीं आता। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 10% टैक्स आएगा विदाउट एनी इंडेक्सेशन। तो ये था सेक्शन 115AC। फिर उसके बाद अगला सेक्शन देखो क्या है, 115AD। सेक्शन 115AD इज फॉर FII। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। यू नो व्हाट इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर? ये कोई बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनियां होती है या फिर बड़ी बड़ी फॉरेन की बैंक्स होती है जो लोग ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं भारत के स्टॉक एक्सचेंज में। नाउ सी, ऐसे तो फॉरेन में बहुत सारी कंपनियां हैं, फॉरेन में बहुत सारी बैंक्स होती है, लेकिन हर फॉरेन की कंपनी या फॉरेन की बैंक को FII का दर्जा नहीं मिलता। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो अपने को नहीं पढ़ने। सो यू डोंट हैव टू स्टडी कि किसको FII का टैग मिलता है एंड किसको FII का टैग नहीं मिलता है। सिर्फ तुम लोग को तो खाली ये वर्ड को अच्छी तरह फील करना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। फॉरेन मतलब ये फॉरेन की कोई कंपनियां वगैरह है, और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मतलब क्या मालूम है, दे आर इंस्टीट्यूशन, दे आर नॉट अपने ऐसे छोटे मोटे इंडिविजुअल, दे आर बिग बिग इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स। और इन्वेस्टर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। एंड सी, अपने जैसे इन्वेस्टर होते तो क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। लेकिन ये लोग कौन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े बैंकिंग एंटिटीज हैं फॉरेन के, जो लोग ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते भारत के स्टॉक एक्सचेंज में। नाउ इन लोग के लिए भी गवर्नमेंट ने स्पेशल सेक्शन खोला है 115AD, और इस सेक्शन में ये लोग के लिए कंसेशनल टैक्स रेट प्रोवाइड की है। अब इन लोग के लिए कंसेशनल टैक्स रेट क्यों मालूम है? क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि FII लोग इंडियन शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि सी, अगर एक FII इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेगा ना, तो कोई लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं करेगा, दे विल इन्वेस्ट इन करोड़्स। एंड जब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आती है भारत के शेयर मार्केट में, तो भारत के शेयर मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो वो सोच के लॉ ने इन लोग के लिए स्पेशल सेक्शन खोला ताकि हम FII लोग को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर सके। एंड अट्रैक्शन क्या है, कंसेशनल टैक्स रेट। तो नाउ सी, स्क्रीन पर ध्यान देना, इन लोग के लिए क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले FII को हमने बोला है कि तू भारत की कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर, तुझे जो सिक्योरिटी पसंद है उसमें इन्वेस्ट कर। तो सी, इधर FII को हमने फ्रीडम दिया है टू इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटी। यू नो सिक्योरिटी वर्ड मतलब क्या हो गया, इट्स अ ब्रॉड टर्म, उसको जिसमें इन्वेस्ट करना है करे। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें इन्वेस्ट करना है करो, बट आप आओ भारत में। एंड फिर इन लोग के लिए फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी, कोई भी करेंसी चलेगा, कोई भी सिक्योरिटी चलेगा, सब कुछ चलेगा तेरे लिए, बट तू FII भारत में इन्वेस्ट तो कर। तो सी, इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो बाजू में सेक्शन था ना 115AC, वो नॉन रेसिडेंट वाला, उधर तो हमने क्या नखरा किया, फॉरेन करेंसी है तो बात कर, नहीं तो गेट लॉस्ट। और उसमें भी कोई भी नहीं, बॉन्ड्स या GDR में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग कितने रिजर्वेशन रखे थे, लेकिन FII के लिए गवर्नमेंट ने कोई रिजर्वेशन नहीं रखा है। कोई भी करेंसी चलेगा, कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर चलेगा, लेकिन तू भारत में इन्वेस्ट तो कर। तो इसलिए लॉ ने FII के लिए थोड़ा ज़्यादा लिबरल प्रोविजंस रखा है। फिर आगे देखो, सिक्योरिटीज में अगर कोई डेट टाइप सिक्योरिटी हुई ना, तो उससे क्या इनकम आएगी, इंटरेस्ट। फिर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स टाइप आइटम होगी तो डिविडेंड इनकम आएगी उससे। एंड फिर इन सिक्योरिटी को बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी आ सकता है, और बेचने के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी आ सकता है। और इन लोग ने तो शॉर्ट टर्म किया तो भी कंसेशनल टैक्स रेट, लॉन्ग टर्म किया तो भी कंसेशनल टैक्स रेट। तो सी, एक और पॉइंट नोट करने लायक, सी सेक्शन 115AC था ना वो बॉन्ड GDR वाला, उधर तो क्या बोला है, शॉर्ट वॉट नहीं करने का, लॉन्ग टर्म होगा ना तो ही तुमको कंसेशनल टैक्स रेट मिलेगा। लेकिन FII लोग के लिए देखा, शॉर्ट टर्म भी चलेगा, लॉन्ग टर्म भी चलेगा, बस आप इन्वेस्ट करो। तो सी, बेस्ट ऐसे याद रखो ना, FII के सेक्शन में गवर्नमेंट एकदम ज़्यादा लिबरल हो गई है, कोई भी करेंसी चलेगा, किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है करो, शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, सब कुछ चला लेंगे, बट आप भारत में इन्वेस्ट तो करो।
एंड जस्ट आप भारत में इन्वेस्ट क्या कर दोगे, आपकी हर सिक्योरिटी से हर तरह की इनकम के लिए हम लोग कंसेशनल टैक्स रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बोला, हर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने की हर इनकम के लिए कंसेशनल टैक्स रेट है। नाउ सी व्हाट इज अ कंसेशनल टैक्स रेट। अब तुमको मैं टैक्स रेट्स बता रहा हूं और टैक्स रेट से मेन अपने को याद रखनी है। लुक, सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसके ऊपर जस्ट 20% टैक्स आएगा। एंड 20% मतलब बहुत ही नॉमिनल रेट हो गया यार। यू नो एफआईआई का कोई बड़ा फॉरेन का कंपनी होता है एंड बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनियों को आमतौर पे भारत में टैक्स रेट कितना आता है 40%। एंड जहाँ 40% टैक्स लग सकता है उसके बदले में 20% मतलब कंसेशनल टैक्स रेट ही है ना। फिर अगर एफआईआई ने डिविडेंड कमाया तो डिविडेंड इनकम तो एग्जेम्प्ट ही है, क्योंकि सी इन सब सेक्शन में ये जो बाहर के लोग हैं ना वो इंडियन कंपनी के शेयर्स वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, और इंडियन कंपनी का शेयर्स का डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट है। तो एफआईआई ने भी भारत की कोई सिक्योरिटी में अगर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो कोई इंडियन कंपनी का ही शेयर्स है ना, एंड इंडियन कंपनी का शेयर्स तो डिविडेंड उसका तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034। फिर अगर उस एफआईआई ने उन सिक्योरिटीज को बेच दिया इन अ शॉर्ट पीरियड और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो टैक्स खाली 30% आएगा। अब कोई बोलेगा 30% को सर खाली 30% कैसे बोल रहे हैं, 30% तो पूरा पूरा रेट हो गया। बॉस ये पूरा रेट नहीं है। यू नो एफआईआई फॉरेन की कोई बड़ी कंपनी है एंड फॉरेन की कंपनियों को नॉर्मली 40% टैक्स आता है, इधर 40 के बदले 30% है। कंसेशन फील करो, कहाँ 40 कहाँ 30, तो 30% इज अ लो रेट ऑफ टैक्स। अब सी कितने लोग क्या बोलते हैं, नहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे तो 15% टैक्स आता है ना, वो था ना सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A। बट सी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A हुआ तो 15% ना, अदरवाइज 111A वाला शॉर्ट टर्म नहीं हुआ, मतलब उस पर एसटीडी भरा हुआ नहीं हुआ, कोई सादा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 40% टैक्स आता है, और 40 की जगह 30% तो कम ही है ना। हाँ, इधर भी जो एफआईआई ने जिन सिक्योरिटी में पैसा लगाया है वो अगर कोई ऐसी इक्विटी शेयर जैसी कोई चीज है जिसपे उसने एसटीडी पे किया था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का 15% टैक्स आता है ना, तो 15 ही आएगा। मीन जिधर 15% टैक्स एप्लीकेबल होगा ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का तो उधर 15% ही आएगा। हम लोग थोड़ी एफआईआई के लिए कुछ खराब करने का सोच रहे हैं। अगर एफआईआई को एसटीडी पे करने के कारण 15% टैक्स के लिए इन लोग एलिजिबल है तो 15 ही। बट सी वो तो एसटीडी पे किया होगा तो ना, लेकिन अगर सोचो उस इक्विटी शेयर्स के ऊपर एसटीडी नहीं पे किया होगा, नॉन एसटीडी पेड वाला आइटम होगा तो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे तो बीइंग अ फॉरेन कंपनी तो 40% टैक्स आना चाहिए, तो 40 के बदले तो 30% कम ही हुआ ना, तो 30% में कंसेशनल फील करो। हाँ, इधर चाहिए तो मैं ना एक एस्ट्रिक मार्क करके रख देता हूँ विच इज़ अ साइन ऑफ वॉट यू नो कि अगर इन लोग ने एसटीडी वगैरह पे किया होगा ना उस सिक्योरिटी के ऊपर तो 15% टैक्स आएगा एज पर सेक्शन 111A। लेकिन अगर एसटीडी नॉट पेड है, फुल फ्लेज 40% टैक्स आने वाला होता है ना, तो उसकी जगह पे 30% ही आएगा। दैट्स अ कंसेशनल टैक्स रेट। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आमतौर पे 20% टैक्स आता है, लेकिन एफआईआई को बोला नहीं बाबा तेरे लिए 20 नहीं है, तेरे को तो सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। एंड 10% टैक्स भी कैसा, विदाउट इंडेक्सेशन। हाँ, इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा उसका अफसोस मत मनाओ, क्योंकि एफआईआई भी भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ना तो ऐसे नहीं इन्वेस्ट करके छोड़ देगा। वो लोग इन्वेस्ट करेंगे 2-4 साल में बेच भी देंगे। अब 2-4 साल में बेचेंगे तो 2-4 साल में लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म है और 2-4 साल में इंडेक्स में इतना कुछ चेंज तो नहीं होता। सी इंडेक्सेशन का मजा कब आता है, जब 15-20 साल पुरानी चीज को बेचेंगे ना तो इंडेक्सेशन में ऊपर न्यूमरेटर में 289 आता है, डिनोमिनेटर में 100 आता है, तो कॉस्ट अच्छा खासा मल्टीप्लाई होकर बड़ा हो जाता है, कैपिटल गेन कम आता है। लेकिन ये तो सिक्योरिटी जैसी चीज है ना, वो तो एफआईआई लोग ने 2-3 साल में बेच भी दी होगी, एंड 2-3 साल में इंडेक्स इतना कुछ खास चेंज नहीं होता। इससे इंडेक्स नहीं मिल रहा ना, उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। यू शुड फील द कंसेशन इन 10% टैक्स ओनली इंस्टेड ऑफ 20% टैक्स। और हाँ, इधर अगर कोई बोलेगा सर अगर इधर 112A वाला हुआ तो पॉसिबल है,
क्योंकि एफआई लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज। नाउ सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉड टर्म, उसके अंदर इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, और अगर इक्विटी शेयर्स में तो एसटीडी वगैरह भरते हैं ना, तो एज पर सेक्शन 112 ए अपने को बेनिफिट और ग्रैंडफादरिंग मिलता है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा और बैलेंस के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। तो वो बेनिफिट का क्या, तो वो तो मिलेगा ही ना। सी अगर एसटीडी पे होने के कारण जो फायदे मिलने वाले ना, वो सब फायदे एफआई को मिलेंगे। सी ये तो मैं 10% उधर जो लिखा हूँ ना स्क्रीन पर, वो क्या सोच के कि अगर एसटीडी वगैरह पे नहीं किया होगा ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन के बिगर कंप्यूट करेंगे और उस पर स्ट्रेट 10% टैक्स आएगा। लेकिन यही अगर एसटीडी पेड होगा ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में एसटीडी पेड वाले में इंडेक्सेशन उस पर भी नहीं होता, लेकिन बाद में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते हैं ना, उसमें बेनिफिट और ग्रैंडफादरिंग मिलेगा। एंड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसमें भी 1 लाख रुपया एग्जाम बैलेंस के ऊपर 10% टैक्स, तो वो बेनिफिट भी एफआई को मिलेगा, लेकिन वो एसटीडी पेड हुआ तो सी इट डिपेंड्स, क्योंकि सिक्योरिटी जो मैंने स्क्रीन पर लिखा ना, वो एक ब्रॉड टर्म है, उसमें अगर इक्विटी शेयर एसटीडी पेड वाला हुआ ना, तो 112 ए के अनुसार जो फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर एसटीडी पेड के अंदर फॉल नहीं हो रहा है, नॉन एसटीडी पेड वाला बन रहा है, तो फिर अपने को 20% टैक्स जहाँ आता है उसके बदले खाली 10% टैक्स आएगा, बट देयर विल बी नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। ओके, तो इधर भी मैं ना एक एस्ट्रिक मार्क बना के रख देता हूं, जस्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पॉइंट दैट अगर एसटीडी पे हुआ ना, तो 112 ए के हिसाब से जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, तो ये एफआई लोग के लिए हो गया। तो इन शॉर्ट से एफआई का चार्ट ऐसे याद रखो, पहले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होना चाहिए वो, और उसको कोई भी करेंसी में इन्वेस्ट किया तो चला लेंगे, किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो चला लेंगे। एंड फिर सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या इनकम निकल सकते सब पॉसिबल सोच लो। इंटरेस्ट आ सकता है, डेट टाइप सिक्योरिटी हुआ तो, फिर शेयर टाइप सिक्योरिटी तो डिविडेंड आ सकता है, बेचने पे शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और शॉर्ट टर्म हुआ तो भी कंसेशनल ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म हुआ तो भी कंसेशनल ट्रीटमेंट। मींस ऐसे याद रहो, एफआई तेरे लिए सब कुछ चला लेंगे, शॉर्ट लॉन्ग सब चला लेंगे, कोई भी सिक्योरिटी कोई भी करेंसी सब कुछ चलेगा। तो उसी गवर्नमेंट इतना क्यों गिर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि एफआई लोग भारत में पार्टिसिपेट करें, और इधर गवर्नमेंट ज़्यादा रिजर्वेशन रखेगी ना, तो गवर्नमेंट का ही नुकसान है ना। ओके, फिर रेट्स बताओ। इंटरेस्ट के ऊपर 20% टैक्स रेट है, रेट याद रखो, रेट याद रखना, इस चैप्टर में टेंशन है। तो इंटरेस्ट के ऊपर 20% टैक्स, डिविडेंड एग्जाम अंडर सेक्शन 1034, एंड शॉर्ट टर्म पे 30% टैक्स आएगा, लेकिन वो रेगुलर शॉर्ट टर्म बना तो, एसटीडी पेड वाला बन गया तो 15% टैक्स आएगा। फिर लॉन्ग टर्म के ऊपर 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, लेकिन ये रेगुलर लॉन्ग टर्म बना तो, लेकिन एसटीडी पेड वाला बन गया तो उसमें 112 ए का बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग। फिर लॉन्ग टर्म में भी 1 लाख एग्जाम बैलेंस के ऊपर 10% टैक्स आएगा। ओके, तो ये सेक्शन 115 एडी हो गया। फिर उसके बाद अगला सेक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट सेक्शन देखो स्क्रीन पर ध्यान देना, 115 बीबीए। सेक्शन 115 बीबीए इज फॉर एनआरएफसी स्पोर्ट्स पर्सन स्लैश एंटरटेनर। ध्यान से देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, एनआरएफसी मतलब नॉन रेसिडेंट फॉरेन सिटीजन। फिर क्या लिखा, स्पोर्ट्स पर्सन स्लैश एंटरटेनर, मतलब फॉरेन का कोई स्पोर्ट्स पर्सन या फिर फॉरेन का कोई एंटरटेनर भारत से इनकम कमाता है, तो उसके ऊपर भी कंसेशनल टैक्स रेट है। अब ये लोग के लिए कंसेशनल टैक्स रेट क्यों, इसका लॉजिक बताता हूँ, लेकिन पहले तुम लोग नोटिस किए इधर एनआरएफसी लिखा है, मतलब खाली नॉन रेसिडेंट हुआ तो नहीं चलेगा, नॉन रेसिडेंट के साथ फॉरेन सिटीजन भी होना चाहिए। क्योंकि सी नॉन रेसिडेंट तो अपना विराट कोहली भी बन सकता है, अगर विराट कोहली का इंडिया में स्टे लेस देन 182 डेज हुआ तो ही कैन बिकम एनआर, लेकिन वो फॉरेन सिटीजन थोड़ी है, वो कोहली है, विराट कोहली, वो इंडिया का सिटीजन है, वो देसी बंदा है। तो ऐसे देसी स्पोर्ट्स पर्सन लोग के लिए सेक्शन नहीं है। कैसा स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, कैसा एंटरटेनर होना चाहिए, फॉरेन का फिरंगी होना चाहिए। इससे पहले तो नोटिस करो कि वो नॉन रेसिडेंट के साथ साथ फॉरेन सिटीजन भी होना चाहिए, एंड फिर वो अगर इंडिया से इनकम कमाएगा ना, तो उसके लिए कंसेशनल टैक्स रेट है। अब देखो इन लोग के लिए कंसेशनल टैक्स रेट रखने का लॉजिक क्या मालूम है, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग इंडिया में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सी फॉरेन के स्पोर्ट्स पर्सन और फॉरेन के एंटरटेनर लोग इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो इंडिया में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ेगा,
एंटरटेनमेंट का लेवल मतलब म्यूजिक, सिंगिंग, डांस वगैरह ये सब चीज़ों का स्टैंडर्ड्स रेज होगा। और स्टैंडर्ड रेज होगा ऐसा क्यों बोला? जैसे कि क्रिकेट का एग्जांपल ले लो। आज अगर क्रिकेट में ऐसा होता इंडिया के लोग अकेले अकेले क्रिकेट खेलते रहते तो क्रिकेट का कभी लेवल ही इंप्रूव नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, पाकिस्तान वाले, वेस्ट इंडीज़ वाले, वो लोग सब पार्टिसिपेट करते, और उनके पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। और बात क्रिकेट की नहीं है, हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए बात लागू होती है। और स्पोर्ट्स ही नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज़ ले लो, लाइक सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस वगैरह, सब चीज़ों का स्टैंडर्ड रेज होता है। तो वो सोच के गवर्नमेंट क्या चाहिए मालूम है, कि फॉरेन के स्पोर्ट्स पर्सन, फॉरेन के एंटरटेनर, वो लोग भी इंडिया में पार्टिसिपेट करने चाहिए, ताकि इंडिया में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का लेवल इंप्रूव हो। इसलिए गवर्नमेंट ने एक कंसेशनल टैक्स रेट दिया है। ओके, तो सी, इधर गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी का लालच नहीं था, इधर गवर्नमेंट को लालच क्या था कि भारत में स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने उन लोग को एक कंसेशनल टैक्स रेट से टैक्स करने का सोचा। ओके, अब देखो इस सेक्शन में क्या लिखा मालूम है, ये देखो स्क्रीन पर देखना अभी। अगर कोई फॉरेन का स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में गा किया, गा, तो वो गा वाली इनकम के लिए कंसेशनल टैक्स रेट है। अब वो कंसेशनल टैक्स रेट क्या है वो बताता हूँ, पहले गा का फुल फॉर्म सुनो ना। गा में जी स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम्स प्लेड इन इंडिया, ए फॉर परफॉर्मिंग इन एनी एडवर्टीजमेंट इन इंडिया, फिर एक और ए है कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इन इंडिया। ये 3 एक्टिविटी से जो इनकम कमाएगा ना, उसके लिए कंसेशनल टैक्स रेट है। एनसी तुम लोग भी मानोगे, कोई फॉरेन का क्रिकेटर इंडिया में आईपीएल वगैरह खेलने आता है तो उसको आईपीएल में पार्टिसिपेट करने का पैसा मिलता है, ये हो गया गा का जी। फिर पेप्सी की एक आध ऐड मिल गई तो ऐड में आने का पैसा मिल जाता है। फिर कोई न्यूज़पेपर मैगजीन में उसने आर्टिकल्स लिख दिया तो उसकी भी इनकम होती है। तो ये 3 स्टैंडर्ड इनकम है फॉरेन के स्पोर्ट्स पर्सन की जब वो इंडिया में पार्टिसिपेट करते। एनसी ये तो स्पोर्ट्स पर्सन की बात हुई ना, अपने सेक्शन में तो एंटरटेनर लोग भी है। अब एंटरटेनर लोग के लिए गा वाला कोडवर्ड नहीं है, उनको तो इंडिया में परफॉर्म करना है। ये देखो परफॉर्म, स्क्रीन पर देखो परफॉर्म लिखा है, वो लोग को इंडिया में परफॉर्म करना है। एंड परफॉर्म करने के लिए जो उनको इनकम मिले ना, उसके लिए कंसेशनल टैक्स रेट है। जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिन बीबर इंडिया में आया था, उसने कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, तो वो एग्जांपल हो गया। ऐसे बात कोई सिंगर की नहीं है, फॉरेन का कोई सिंगर हो या एनी काइंड ऑफ एंटरटेनर हो, अगर इंडिया में वो परफॉर्मेंस देता है, उससे इनकम कमाता है, तो उसके लिए कंसेशनल टैक्स रेट है। एंड द कंसेशनल टैक्स रेट इज 20%, चाहे वो फॉरेन का एंटरटेनर हो कि फॉरेन का स्पोर्ट्स पर्सन हो। मतलब इधर अपने को 20% टैक्स रेट याद रखना पड़ेगा। और इसको मैं कंसेशनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरटेनर जो फॉरेन के हैं ना, ये लोग इंडिविजुअल्स होते हैं, और इंडिविजुअल्स को नॉर्मली तो स्लैब रेट्स पे टैक्स आता है, लेकिन इन लोग की इनकम ही इतनी बड़ी होती है ना कि उनका मेजर इनकम हायर स्लैब में जाता है, और हायर स्लैब में तो 30% टैक्स आता है। एंड कहाँ 30% और कहाँ 20%, तो 20% कंसेशनल ही हो गया ना। जैसे एग्जांपल इमेजिन करो, कोई फॉरेन का क्रिकेटर इंडिया में आईपीएल खेलने आया है, तो उसको कोई 1,00,000-2,00,000 की इनकम मिली होगी कि करोड़ों की इनकम मिली होगी? करोड़ों की इनकम मिली होगी। और इतनी बड़ी इनकम में स्लैब रेट्स भी लगाओगे तो मेजर इनकम पे तो 30% टैक्स ही आएगा। तो 30 के सामने 20% कम ही है ना, इसलिए कंसेशनल टैक्स रेट है। तो सी, अपना सेक्शन 115 बीबीए भी खत्म हो गया। ओके, नाउ सी, मैंने तुमको ये 3 सेक्शंस किस स्टाइल में पढ़ा है वो नोटिस किया? ये देखो बता दो, लुक, हर सेक्शन में मैंने पहले तुमको टाइप ऑफ असेसी बताया था। जैसे 115 एसी में कौन था? एनआर, 115 एडी में एफआईआई, 115 बीबीए में एनआरएफसी स्पोर्ट्स पर्सन स्लैश एंटरटेनर। फिर मैंने तुमको इनकी कमाई का सोर्स बताया। जैसे 115 एसी में जो एनआर है उसकी कमाई का सोर्स क्या है? बॉन्ड्स एंड जीडीआर। फिर 115 एडी में जो एफआईआई है उसकी कमाई का सोर्स क्या है? सिक्योरिटीज। फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन का सोर्स क्या है? गा। एंटरटेनर का सोर्स क्या है? परफॉर्म। तो ये उनकी कमाई का सोर्स था। फिर इन सोर्स से जो इनकम निकलती है ना, वो मैंने लिखी थी इधर, ये देखो ना स्क्रीन पर। जैसे बॉन्ड से निकलेगा इंटरेस्ट, जीडीआर से निकलेगा डिविडेंड, उनको बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म।
फिर सिक्योरिटीज से भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन में गा करेगा तो कमाएगा, परफॉर्म करेगा तो भी कमाएगा, तो कमाई के नाम लिखे। फिर मैंने नीचे तुमको उसका रेट ऑफ टैक्स बताया था, और मेन अपने को रेट ऑफ टैक्स ही याद रखना है। तो सी, जिस पैटर्न में मैंने तुमको ये 3 सेक्शन पढ़ाए थे ना, वो सेम पैटर्न में मैं दूसरी सब जो चीज़ें मैंने तुमको पढ़ाई थी ना इसके पहले, उसको भी अरेंज कर रहा हूँ। मतलब वो एनआरआई का सड़गो वाला थियरी, फिर वो 115A वाला फॉरेन का पैसा, फॉरेन का दिमाग, वो सब चीज़ को भी मैं ये स्टाइल में अरेंज कर दूंगा ना, तो पूरे टॉपिक का अच्छा समरी हो जाएगा। ओके, तो सी मैं क्या कर रहा हूँ, लोग ध्यान दो यहाँ पे। ये देखो मैंने क्या किया है, जिस स्टाइल में मैंने तुमको 115AC, 115AD और 115BBA पढ़ा है ना, वो स्टाइल में मैंने पूरे टॉपिक को अरेंज कर दिया है। तो सी, इस टॉपिक में मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, चैप्टर 12A 115C2I सड़गो वाला। तो सी, उसको मैंने कैसे अरेंज किया, देखो सेम पैटर्न। पहले सेक्शन नंबर 115C2I एंड टाइप ऑफ असेसी वॉज NRI। NRI मतलब NR प्लस इंडियन। एंड फिर उसकी कमाई का सोर्स क्या था, सड़गो, फॉरेन करेंसी में खरीदा हुआ सड़गो। एंड फिर उससे निकली हुई इनकम क्या थी, एक इन्वेस्टमेंट इनकम थी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। एंड उधर स्पेशल टैक्स रेट क्या था, ये देखो बताता हूँ। उधर स्पेशल टैक्स रेट कुछ ऐसा था, इन्वेस्टमेंट इनकम का 20% टैक्स रेट था, एंड लॉन्ग टर्म पे 10% टैक्स बट नो इंडेक्सेशन। तो सी, ये वाला थियरी भी सेम स्टाइल में मैंने अरेंज कर दिया। फिर मैंने तुमको सड़गो की थियरी के बाद क्या पढ़ाया था, 115A। तो सी, उसको भी मैं यही स्टाइल में अरेंज करके सिखा रहा हूँ। ये देखो सेक्शन 115A है, और उसमें टाइप ऑफ असेसी कौन था, FCNR मतलब फॉरेन कंपनी स्लैश नॉन रेसिडेंट, और उन लोग की कमाई का सोर्स क्या था, लोन स्लैश दिमाग था ना। उस 115A में क्या था, फॉरेन का पैसा, फॉरेन का दिमाग। एंड फॉरेन का पैसा मतलब वो लोन मिला था फॉरेन से इंडिया वालों को, एंड फॉरेन का दिमाग मतलब फॉरेनर लोग का दिमाग इंडिया में आया था। तो फिर उस FCNR की कमाई का सोर्स क्या हो गया, लोन एंड दिमाग। फिर लोन से निकलती है इनकम इंटरेस्ट, दिमाग से आती है इनकम रॉयल्टी एंड FTS। फिर इन दोनों के लिए भी स्पेशल टैक्स रेट्स मैंने बताया था। एंड याद करो इसके लिए स्पेशल टैक्स रेट क्या था, इसमें इंटरेस्ट का टैक्स रेट क्या था, 5%/20%। 5% कब, अगर FCNR से लोन लेने वाला कोई व्यक्ति IDF है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, या फिर इंडिया की कोई कंपनी हु हैज टेकन लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2012, तो 5% होगा। या फिर इन जनरल अगर किसी ने लोन लिया होगा ना उस FCNR से, तो उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर उस FCNR को 20% टैक्स लगता है। फिर रॉयल्टी FTS में तो एक ही रेट था 10%, मतलब स्पेशल रेट तो एक ही था ना 10%। हाँ, कभी कभी रॉयल्टी FTS के लिए स्पेशल रेट अप्लाई नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन 115A तो स्पेशल रेट के लिए था 10%। तो सी, मैंने इस सेक्शन को भी वो स्टाइल में अरेंज कर दिया। मतलब सी, पूरे टॉपिक को मैंने अरेंज कैसे किया मालूम है, ये देखो पहले सेक्शन के नाम लिखे हुए दिख रहे टॉप में, फिर उस सेक्शन में टाइप ऑफ असेसी कौन है, तो वो टाइप ऑफ असेसी मतलब FII, NRI, वो सब स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह वो। फिर उनकी कमाई का सोर्स लिखा है, सोर्स। फिर उससे निकलती हुई इनकम लिखी है। फिर उसके ऊपर जो टैक्स रेट से वो मैंने लिखा है, जबकि अपने को बाय हार्ट टैक्स रेट ही करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो कब आता है, जब अपने को पूरा ये अरेंजमेंट अच्छी तरह दिमाग में याद हो जाता है। तो सी, इसमें मैं एक और चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो अपना ये टेबल और एग्जॉस्टिव हो जाएगा। TDS का सेक्शन, क्योंकि सी, हर चीज़ में हर सेक्शन में सामने वाला कोई NR जैसा पार्टी है, और NR को तो TDS काट के ही देना पड़ता है। अब TDS कितना काटना है वो परसेंटेज का टेंशन नहीं है, क्योंकि NR तो जिस रेट से टैक्स आ जाएगा वही रेट से काटा जाएगा, लेकिन TDS का सेक्शन तो याद रखना पड़ेगा ना। तो सी, TDS का सेक्शन क्या बता दो, ये देखो अपना ये जो था ना सेक्शन 115A, उसमें देखो TDS का सेक्शन क्या था, 194LB/LC। LB किसके लिए था, IDF वाले के लिए। LC किसके लिए था, अगर इंडियन कंपनी ने लोन लिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2012, उसके लिए 194 LC था। बट बाकी 20% हो गया, रॉयल्टी का 10% हो गया, तो सेक्शन इज 195।
तो ये टीडीएस का सेक्शन हो गया। फिर 115 AC में जो बॉन्ड जीडीआर वाला सेक्शन था ना, बॉन्ड जीडीआर वाला, उसमें टीडीएस काटने का सेक्शन इज 196C। ओके, एंड फिर एफआई लोग को इनकम मिलती है ना, तो उसमें टीडीएस काटने का सेक्शन इज 196D। और स्पोर्ट्स पर्सन और एंटरटेनर को जो इनकम मिलती है ना इंडिया से, उसमें टीडीएस काटने का सेक्शन है 194E। और इसमें एक चीज नोटिस किया, इधर देखो CDE लाइन में है कि नहीं, CDE, लेकिन C और D में 196C 196D है और E है 194E। और ये 194E मतलब अपना वो CD वगैरह CP के अंदर मैंने बताया था ना, एक E वाला सेक्शन है बाद में आएगा, वो आया देखो ये है ना। तो ये CDE लाइन में, बट बी केयरफुल, 196C 196D फिर 194E है, बट CDE ऑर्डर में याद रख सकते हो। एक और चीज ऑब्जर्व करो, स्क्रीन पर देखो समझेगा, ये देखो ऊपर भी C नीचे भी C, फिर FII को देखना, ऊपर भी D नीचे भी D, और आगे मत देखना, अभी आगे ऊपर 115 BB है और नीचे 194E है। ओके, बट एटलीस्ट हम लोग 115 AC और 115 AD में रिलेट कर सकते हैं कि 115 AC है ना, तो उसका TDS सेक्शन 196C, और FII का 115 AD है ना D, तो TDS का सेक्शन 196D। लेकिन सी, ये जो ऊपर मैंने सेक्शन लिखे नीचे मैंने सेक्शन लिखे, उसमें फ़र्क क्या है? ऊपर वाले जो सेक्शन है ना, वो चार्जिंग सेक्शन है, और चार्जिंग सेक्शन हमेशा रिसीवर लोग के लिए होता है। जो लोग इनकम कमाते हैं उनके लिए सेक्शन खोलते हैं, उनको बताने के लिए, देखो इनकम कमाने वालों तुम इस रेट से टैक्स से जाओगे, तो वो कमाने वाले के लिए चार्जिंग सेक्शन होता है। और जो नीचे मैंने TDS वाला सेक्शन लिखा है ना, वो कमाने वाले के लिए नहीं, पेयर के लिए होता है। पेयर को वार्न करने के लिए सेक्शन होता है कि पेयर TDS काट के देना, इस सेक्शन के अंडर तुमको बोल रहे हैं हम। ओके, फिर देखो एक और चीज़ बच गई, वो सड़कों में TDS काटने का सेक्शन कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था, तो 195 में TDS कटता है। तो सी मैंने पूरे टेबल में हर सेक्शन का रेलेवेंट TDS का सेक्शन भी लिख दिया। ओके, अब देखो इसमें टैक्स रेट याद रखना ही मेन चीज़ है। अब इसमें टैक्स का रेट कैसे याद रखते हैं उसका मैं एक तरीका बताता हूँ, वैसे याद रखना। सी अपने पूरे टेबल में जिधर भी इंटरेस्ट इनकम है ना, या फिर एनी इनकम विच स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट I, उसमें 20% याद कर लो, 20%, सब्जेक्ट टू फ्यू एक्सेप्शंस। बट एक बार तुम लोग ऐसे याद रखो ना, जितना भी I अल्फ़ाबेट से इनकम चालू हो रहा I, उधर 20%। तुम लोगों को नोटिस करो, ये देखो लोग स्क्रीन पर ध्यान देना। पहले मैं सड़कों की तरफ जा रहा हूँ, सड़कों, ये देखो सड़कों में इन्वेस्टमेंट इनकम इट स्टार्ट्स विद द अल्फ़ाबेट I, तो उसका 20% है। सब I वाला 20% ही दिखेगा तुमको। फिर स्पोर्ट्स पर्सन का सेक्शन देखना, उसमें वो गाँव वाली इनकम, एंटरटेनर जो परफॉर्म करके इनकम कमाता है, वो भी इनकम मतलब I अल्फ़ाबेट से चालू हो रहा है, उधर भी 20% टैक्स था। फिर FII को सिक्योरिटी से जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट, उधर भी 20% टैक्स रेट था, है ना, 20%। फिर हाँ, बॉन्ड्स और GDR का जो इंटरेस्ट है ना, वो एक्सेप्शनली 10% है, उसको एक एक्सेप्शन की तरह याद रखना। वो I वाली इनकम है, I से चालू होने वाली, लेकिन 10% है। फिर लोन और दिमाग 115A देखो, 115A, उसमें भी इंटरेस्ट इनकम I से चालू हो रहा है, तो उधर भी 20% रेट था, तो उधर भी 20% रेट कायम है, हर जगह 20 दिख रहा है। हाँ, इधर एक एक्सेप्शन था, IDF वाला वो था ना, उसमें 5% था। मतलब ये देखो जिसको मैंने गोल किया है ना, एक ये और एक ये, इसको एक्सेप्शनली याद रखना। बाकी जितना भी I अल्फ़ाबेट से इनकम चालू हो रहा है ना, सब 20% है। एक्सेप्शन क्या था? बॉन्ड GDR वाले सेक्शन में जो इंटरेस्ट है उधर 10% था, और वो 115A में फॉरेन का पैसा, फॉरेन का दिमाग, उसमें जो इंटरेस्ट था ना, उधर 5% था। लेकिन वो IDF और वो इंडियन कंपनी टेकिंग लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन और आफ्टर 1/7/2012 हुआ तो। लेकिन उस एक्सेप्शंस के अलावा पूरे टेबल में जिधर भी I अल्फ़ाबेट से इनकम चालू हो रहा है ना, 20%। इतना भी याद हो गया ना, अपने आधे से ज़्यादा काम खत्म हो गया। अब देखो बचा क्या है,
पूरे टेबल में जिधर भी लटक जी का एरो लटक रहा है ना, उधर तो 10% टैक्स, ये नो इंडेक्सेशन, वो तो यूनिफॉर्म है। और जिधर भी डिविडेंड जैसा दिखेगा एग्जाम अंडर सेक्शन 1034, ये भी यूनिफॉर्म है। हाँ, फिर बचा क्या, हाँ एक जगह रॉयल्टी एफटीएस था, वो तो चलो याद रहता है, रॉयल्टी एफटीएस का 10% था। मतलब फिर याद रखना सिंपल हो जाता है। तुम लोग खाली इतना भी दिमाग में बिठा लोगे ना कि पूरे टेबल में जिधर भी इनकम आई अल्फाबेट से चालू हो रही है ना, वेदर इंटरेस्ट इनकम हो कि इन्वेस्टमेंट इनकम हो कि जस्ट इनकम लिखा है, आई अल्फाबेट के जगह 20% है। एक्सेप्ट बॉन्ड जीडीआर वाला उधर 10% था और आईडीएफ वाला वो था उधर 5% था। ओके, इतना याद करो, पूरा टेबल याद हो जाएगा। ओके, अब देखो एक और चीज़ क्या याद रखनी, मैंने टेबल का अरेंजमेंट याद रखना चाहिए। देखो अरेंजमेंट कैसा है मैं तुमको नोटिस करा तो लुक, अरेंजमेंट मैंने ऐसा किया था, पहले सेक्शन नंबर, ओके ये देखो सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर। ओके, तो सेक्शन नंबर वो भी मस्त लाइन में देखो, 115 ए 3 ए, लेकिन एक अकेला ए, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर ए के बाद में आ गया था बी, तो देखो बी भी है, फिर उसके बाद है सी टू आई, तो सी टू आई लास्ट में देखो सी टू आई लिखा है, मतलब फील दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए 3 बार ए, लेकिन एक अकेला ए, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर ए डी के बाद है बी बी ए, फिर सी टू आई, पूरा अल्फाबेटिकल है। और चैप्टर का नंबर भी देखो, पहले 12 आता है तो फिर 12 ए आता है, 12 ए बाद में आता है ना। फिर सेक्शन नंबर के बाद क्या याद रखना है, टाइप ऑफ असेसी, ये मेन याद होना चाहिए। 115 ए में एफ सी एन आर था, 115 ए सी में एनआर था, जस्ट एनआर, और जस्ट एनआर बोलते हैं तो फॉरेन कंपनी ऑटोमेटिकली एनआर हो जाती है, बट वो एनआर ही होनी चाहिए। फिर 115 एडी में एफआईआई था, 115 बीबीए में एनआरएफसी स्पोर्ट्स पर्सन स्लैश एंटरटेनर था, और 115 C2I में एनआरआई था। ये टाइप ऑफ असेसी हो गया सब में। फिर सब में क्या याद रखना है, कमाई का सोर्स, तो सी 115A में लोन और दिमाग वॉज द सोर्स ऑफ इनकम। फिर 115 AC में बॉन्ड जीडीआर वॉज द सोर्स ऑफ इनकम। फिर 115 AD में सिक्योरिटीज वॉज द सोर्स ऑफ इनकम। फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन वाले में गा, स्पोर्ट्स पर्सन गा करके कमा रहा है, एंटरटेनर परफॉर्म करके कमा रहा है। फिर एनआरआई के लिए कमाई का सोर्स था सड़गो। ओके, ये सोर्स याद हो गया। फिर इन सोर्सेज से इनकम क्या निकलती है वो तो लॉजिकली सोच सकते हैं ना। ये देखो, लोन जैसे सोर्स से क्या निकलेगा, इंटरेस्ट, और दिमाग जैसे सोर्स से रॉयल्टी एफटीएस, कॉमन सेंस से समझेगा। फिर बॉन्ड जीडीआर को देखो, बॉन्ड जैसे सोर्स से इंटरेस्ट मिलता है, जीडीआर जैसे सोर्स से डिविडेंड मिलता है, और वो बेचने लायक चीज़ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी आ सकता है। फिर सिक्योरिटीज़ में हर तरह की सिक्योरिटी हो सकती है एफआई में, तो उसमें डेट टाइप सिक्योरिटी तो इंटरेस्ट आएगा, शेयर टाइप सिक्योरिटी तो डिविडेंड मिलेगा, और बेचने पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। मैंने तो बोला एफआई वाले सेक्शन में तो शॉर्ट लॉन्ग सबको इंपॉर्टेंस मिला है। फिर स्पोर्ट्स पर्सन के सेक्शन में वो गाएगा तो कमाएगा तो इनकम, मतलब ये जो इनकम जो निकलती है ना उन सोर्सेज से, वो तो लॉजिकली समझेगा। फिर सड़गों से क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम। ओके, मतलब वही इंटरेस्ट वगैरह, हाँ सड़गों के एस से डिविडेंड आएगा विच इज एग्जाम अंडर सेक्शन 1034। फिर बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा। तो ये येलो कलर से मैंने जो हाईलाइट किया ना वो ढांचा याद रखना है। फिर रेट ऑफ टैक्स का तरीका तो बता ही दिया मैंने। ओके, अब देखो इसको ना एक बार तुमको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो सी मैं तुम लोग के सामने अभी स्क्रीन पे एक बार लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो देखो उससे याद अच्छा होगा। तो सी आई एम राइटिंग ऑल दिस, look at the way I am writing, and the way I am writing you should also practice the same way after watching the video. Okay, look, ये देखो अरेंजमेंट देखना, पहले चैप्टर 12 है, फिर चैप्टर 12A, ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ। देखो 12 पहले आता है फिर 12A, जबकि मैंने पढ़ा है 12A पहले था, लेकिन ऑर्डर में तो 12 पहले आता है फिर 12A ना। फिर देखो सेक्शंस देखना, सेक्शन में सब 115 है ना, तो 115A, 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 3 बार ए, लेकिन एक अकेला ए, फिर AC, फिर AD, ऐसा था। फिर 115BBA, फिर उसके बाद B के बाद अगला अल्फ़ाबेट 115C2I। ये देखो मैं रफली कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग तरीका देखो, ये तरीके से तुम लोग एक दो बार प्रैक्टिस करना तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हर सेक्शन में मेरे को टाइप ऑफ असेसी बताओ। 115A में क्या था, FCNR था, इट वॉज FCNR।
तो देखो FCNR फॉरेन कंपनी स्लैश नॉन रेसिडेंट। फिर 115AC में क्या था, जस्ट NR, नॉन रेसिडेंट ही होना चाहिए, अगर वो फॉरेन की कंपनी भी है तो नॉन रेसिडेंट ही होनी चाहिए। ओके। फिर 115AD में FII, 115BBA में NRFC स्पोर्ट्स पर्सन स्लैश एंटरटेनर। फिर 115C2I में NRI, NR प्लस इंडियन, ऐसा था। फिर सब में इनकम का सोर्स याद रखना, इनकम का सोर्स। तो ये देखो, ये तो टाइप ऑफ असेसी थे सबके, अब सबकी मैं इनकम का सोर्स लिखूंगा। तो टेल मी, सब में इनकम का सोर्स क्या था? जैसे 115A में सोर्स क्या था, लोन स्लैश दिमाग वॉज द सोर्स ऑफ इनकम। फिर 115AC उसमें क्या था, बॉन्ड GDR, है ना, बॉन्ड GDR। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, याद होगा। फिर 115AD में FII के लिए सोर्स क्या था, सिक्योरिटीज, एनी सिक्योरिटी इट कैन बी। फिर स्पोर्ट्स पर्सन का सोर्स क्या था, गा। एंटरटेनर का सोर्स क्या था, परफॉर्म। फिर NRI लोग का सोर्स क्या था, सड़गो, सड़गो। ओके, तो ये सबकी इनकम का सोर्स मैंने लिख दिया। अब इन सोर्सेस से निकलती हुई इनकम लिखनी है। ओके, तो देखो ये लोन दिमाग 115, ये देखो ना, लोन और दिमाग था, तो लोन से क्या आता है, इंटरेस्ट, दिमाग से क्या आता है, रॉयल्टी FTS। ओके, फिर बॉन्ड GDR में बॉन्ड से आता है इंटरेस्ट, GDR से आता है डिविडेंड, और बेचेंगे तो आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, जगह कम इसलिए। फिर सिक्योरिटी से क्या आता है, इंटरेस्ट भी आ सकता है, डिविडेंड भी आ सकता है, बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ओके, फिर तुम लोग लिखोगे तो थोड़ा ढंग से नीटली लिखना, मैं खाली शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। फिर 115BBA स्पोर्ट्स पर्सन, गाएगा तो कमाएगा, कमाएगा मतलब इनकम, आई फॉर इनकम। फिर सड़गों में दो चीज़ थी, एक इन्वेस्टमेंट इनकम था और एक लॉन्ग टर्म था बेचने पे। ओके, तो ये सब इनकम के नाम हो गए। अब रेट ऑफ टैक्स याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था, ये देखो लुक, पहले एक बार मैं इधर ये सब अंडरलाइन कर देता हूँ, तुम लोग रेट ऑफ टैक्स के लिए सोचो कैसे बताया था मैंने। रेट ऑफ टैक्स के लिए तरीका मैंने क्या बताया था, जिधर भी आई जैसा इनकम है ना, आई अल्फाबेट से चालू होने वाला, उधर 20% चेप दो, एक्सेप्ट IDF वाले में 5% था और बॉन्ड GDR के इंटरेस्ट में 10% था। ओके, तो सी इधर में सब जगह है ना 20% लिखना चालू कर देता हूँ, फ्यू एक्सेप्शंस के अलावा। ओके, अब उसमें देखो एकदम राइट साइड से चालू कर, सड़गों को देखो, सड़गों में इन्वेस्टमेंट इनकम इट वाज समथिंग फ्रॉम आई, 20% टैक्स। फिर देखो गाँव वाला स्पोर्ट्स पर्सन में इट वाज समथिंग आई, देखो आई दिख रहा है, आई 20% टैक्स, हर आई वाली इनकम में 20%। फिर 115AD FII वाले में देखो इंटरेस्ट था तो उधर भी 20% टैक्स है। फिर हाँ, बॉन्ड GDR का इंटरेस्ट वॉज एन एक्सेप्शन, तो उधर 10% टैक्स रेट था। फिर लोन और दिमाग में जो लोन था उधर भी 20% था, लेकिन अगर वो IDF वगैरह हुआ तो 5% था, वो एक्सेप्शन है, बट हर आई वाली इनकम में 20% है। फिर उसके बाद मैंने लॉन्ग टर्म में हर जगह 10% बोला था विदाउट इंडेक्सेशन, तो सब जगह लॉन्ग टर्म ढूंढ लो। देखो मैं राइट साइड से चालू कर रहा हूँ, पहले लॉन्ग टर्म सड़गो वाले में 10% टैक्स, नो इंडेक्सेशन। फिर FII वाला सेक्शन देखो, FII वाला उसमें भी लॉन्ग टर्म पे 10% टैक्स, नो इंडेक्सेशन। फिर बॉन्ड GDR का देखो, उसमें भी लॉन्ग टर्म पे 10% टैक्स, नो इंडेक्सेशन, तो ये याद रख लो। फिर हर जगह डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, तो डिविडेंड जिधर भी देखे, ये देखो डिविडेंड किधर था, FII वाले में देखो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। फिर बॉन्ड GDR में भी देखो डिविडेंड था, एग्जाम अंडर सेक्शन 1034, एंड फिर बस डिविडेंड इधर ही था। और अब बची कुची चीज़ तो अपने आप दिमाग समझे, अब देखो बचा कुचा जो फिल कर दो अपने आप समझेगा। देखो एकदम अभी लेफ्ट हैंड साइड से यार 115A पे ध्यान देना, रॉयल्टी FTS बचा है 10% टैक्स, उतना तो याद रखना पड़ेगा 10%। एंड फिर और क्या बचा है देखो, 115AC तो हो गया पूरा। हाँ, 115AD में शॉर्ट टर्म था, FII लोग का शॉर्ट टर्म 30%, कुछ यूनिक चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाएगी 30%। एंड फिर बस खत्म, इस तरह से सारे रेट ऑफ टैक्स याद हो गए। तो सी ये तो मैंने तुम लोग के सामने जो रफली किया ना, ये एक्टिविटी तुम लोग को एक बार
फेयर में अच्छी तरह लिख के करना है। भले तुम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो चलेगा, लेकिन एक बार नीटली खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे ना लिखने की तो ही याद होगा, क्योंकि ये चीज़ लिखे बगैर याद ही नहीं होना। तुम लोग कितनी बार भी 100 बार भी रीड कर लो ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन एक या दो बार हाथों से लिख लिया ना इन दिस पैटर्न, जैसा मैंने तुम लोग के सामने लिखा, याद हो जाएगा। मैंने लिटरली लिखा ही क्यों मालूम तुम लोग के सामने इधर, जस्ट टू शो कि दिस वे यू टू प्रैक्टिस। नो डाउट मैंने स्क्रीन पे बहुत छोटा छोटा एकदम स्क्रिबलिंग करके लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोग इसको ये पैटर्न में प्रैक्टिस करना तो तुम लोग को याद हो जाए। ओके, तो ये अपना चैप्टर 12 और चैप्टर 12 ब्रॉडली ख़त्म हो गया। नो डाउट अभी कुछ कुछ पॉइंट्स बाकी रखे मैंने, लेकिन एक बार इतना अपने को याद करना, ये याद हो जाए ना, ये तुम लोग एक बार लिख लो। चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो, इमीडिएटली पहले पूरा लिख के प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस डेवलप करना। फिर मैं इसकी कुछ एक्स्ट्रा बातें वो तुमको बताऊंगा, कुछ बातें अभी भी बाकी है। ओके, नाउ सी स्क्रीन पर सेक्शन 115 AD देखो ना, वो जो FII वाला सेक्शन था ना, FII वाला, उस पर ध्यान दो। सी मैंने क्या बोला था, FII को अगर सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट इनकम मिलती, कौन सी इंटरेस्ट इनकम, तो उस पर 20% टैक्स लगता है। लेकिन देखो उसमें एक नया पॉइंट बताऊंगा अभी, ये देखो स्क्रीन पर ध्यान दो मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ। FII को सिक्योरिटीज के ऊपर अगर इंटरेस्ट इनकम मिलता है, कौन सा इंटरेस्ट इनकम, तो उसके ऊपर 20% टैक्स रेट मैंने बताया था। लेकिन इसमें कभी कभी 5% टैक्स रेट भी अप्लाई होता है। लेकिन 5% टैक्स रेट कब अप्लाई होगा मालूम है, अगर उस FII ने भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया होगा तो, या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया की दो ऐसी सिक्योरिटी है ना, उसमें अगर FII इन्वेस्ट करेगा तो उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एक क्या बोला था मैंने, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ये दो चीज में इन्वेस्ट किया ना उसने, तो उससे जो इंटरेस्ट इनकम आएगी उस पर 5% टैक्स रेट ही अप्लाई होगा। और इसमें जब TDS कटेगा ना, तो TDS का सेक्शन अलग है। सी नॉर्मली FII को अगर इनकम मिलती है तो TDS काटने का सेक्शन क्या बताया था मैंने, देखो सेक्शन 196D में TDS कटता है, बताया था ना। बट सी वो FII की हर इनकम का TDS 196D में कटता है। लेकिन अगर FII ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया ना, तो उस पर जो 5% टैक्स रेट अप्लाई होता है ना, तो 5% TDS काटने के लिए सेक्शन अलग है। और वो सेक्शन क्या मालूम है, 194LD। सी एक बार सेक्शन देख के डर लगेगा, लेकिन शांति को सब याद हो जाएगा। सेक्शन 194LD में TDS कटेगा। मीन्स वो कब, अगर FII को गवर्नमेंट सिक्योरिटी या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से इंटरेस्ट इनकम मिले ना, तो उसमें 5% टैक्स तो लगता ही है, लेकिन 5% टैक्स TDS के फॉर्म में ही कट जाएगा। सी कभी भी नॉन रेसिडेंट लोग का TDS कटता है ना, तो वो लोग का तो जो रेट से टैक्स लगता है वही रेट से TDS कटता है। ओनली थिंग इज वो टैक्स लेवी करने वाला सेक्शन 115 AD है, और वो TDS काट के दो 5%, वो बोलने वाला सेक्शन 194 LD है। लेकिन TDS का रेट 5% ही है, क्योंकि अपना फेमस डायलॉग क्या है, NR जिस रेट से टैक्स आ जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। लेकिन टैक्सिंग सेक्शन 115 AD है, और काट के देना ये बोलने के लिए सेक्शन 194 LD है। ओके, नाउ सी इतने सारे 194 LB LC LD में कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो सी शांति से देखो। ऑलरेडी मैंने एक LB LC बताया था, ये देखो स्क्रीन पर देखो दिखेगा, ये देखो 194 LB दिख रहा है इधर, ये देखो स्क्रीन पर देखा, एकदम 115A के नीचे नीचे है। और फिर 194 LC दिख रहा है, LC है ना। और उसके बाद अभी क्या गया, 194 LD। एक कॉमन चीज नोटिस की तुम लोग ने, जितने भी L वाले सेक्शन है ना, चाहे वो LB हो कि LC हो कि LD हो, सब में 5% टैक्स रेट है। ऑब्जर्व नहीं किया तुम लोग ने, ये देखो ये LB और LC में भी देखो स्क्रीन पर क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 5% टैक्स रेट जब अप्लाई होता है ना 115A में, तब TDS का सेक्शन 194 LB LC था, लेकिन 5% था, नोटिस किया। और अभी में जो FII का गवर्नमेंट सिक्योरिटी और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट इनकम मिलता है, उस पे 5% टैक्स के लिए जो TDS बता रहा हूँ वो भी 194 LD है, और उधर भी
5% है। तो सी इसको याद करने का तरीका क्या मालूम है कि नॉन रेसिडेंट्स की दुनिया में कभी भी 5% टैक्स रेट आता है ना और 5% टीडीएस काटना पड़ता है ना, तो एल वाले सेक्शन याद करने चाहिए। लेकिन फर्क इतना है, 194 एल बी इस आईडीएफ वालों से अगर इंटरेस्ट इनकम कमाया किसने, एफसीएनआर ने, एफसीएनआर ही था ना उस सेक्शन में। फिर 194 एलसी अगर इंडियन कंपनी ने लोन लिया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2012, इन लोग से अगर इंटरेस्ट इनकम कमाया होगा एफसीएनआर ने तो 194 एलसी। लेकिन एफआईआई लोग अगर इंटरेस्ट कमाते हैं ना फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, तो उसमें 5% टीडीएस का सेक्शन क्या, 194 एलडी। तो ऑल एल वाला सेक्शंस में 5% है। सी ये सब बातें तुम लोग है ना, मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ कहीं लिखते रहो, क्योंकि सी यू कैन नॉट अफोर्ड टू सी द वीडियोस अगेन एंड अगेन, उसमें टाइम जाता है ना। इससे मेन चीज़ें तुमको लिख देनी चाहिए। तो ये 5% वाला टेक्निक याद रखा है ना मैंने, जो हर जगह 5% मतलब 194 एल जैसा सेक्शन आएगा, ये सब लिख देना चाहिए। अब देखो अपने टीडीएस के मोटा मोटी सारे सेक्शंस खत्म हो चुके हैं। सी मैं तुमको टीडीएस के ना सारे सेक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बता दो। ये देखो सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, सीडी वक्रफ सीपी, ये मैंने कौन सा कोड वर्ड बोला, टीडीएस के चैप्टर का। उसमें देखो सेक्शंस क्या थे, पहले 192 था, फील द सीक्वेंस, तुम सीक्वेंस फील करो, मैं बताना चाह रहा हूँ। 192 था, फिर 193, फिर 194 था, फिर उसके बाद सारे 194 ही है। ओके कैसे था देखो, 194A, 194B, 194C, 194D, फिर 194E स्पोर्ट्स पर्सन का आ गया था इधर मालूम है, 194E, फिर 194E के बाद में F, F फालतू है और मैंने क्या था फालतू चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते, तो F को स्किप कर दो। तो 194F के बाद में 194G वो था, H, आई, फिर आई ए भी था, आई बी था, आई के साथ में आई ए था और आई बी भी था, फिर आई के बाद में जे, फिर जे के नहीं चाहिए अपने को तो के नहीं था, फिर जे के नहीं चाहिए तो उसके बाद क्या था, एल ए। तो एल ए पे अपना सब सेक्शंस बंद हुआ था रेसिडेंट की दुनिया वाला। उसके बाद फील द कंटिन्यूटी, एल ए अपना कंपल्सरी एक्विजिशन का था वो टीडीएस के चैप्टर में। उसके बाद क्या आता है, एल बी, एल सी, एल डी, ये एनआर की दुनिया में आता है। तो मतलब एल ए के बाद एक कंटिन्यूटी फील करवाना चाह रहा हूं मैं, एल ए, एल बी, एल सी, एल डी। लेकिन एल ए रेसिडेंट लोग की दुनिया में था, कंपल्सरी एक्विजिशन का टीडीएस था, और बाद में एल बी, एल सी, एल डी, ये तीनों जो एल है ना, ये नॉन रेसिडेंट की दुनिया में टीडीएस का सेक्शन है, सब में 5% का एक कॉमन फैक्टर है। फिर ये 194 एल ए, एल बी, एल सी, एल डी हो ना, इसको पता है कैसे याद रखने का, ला लब लक लड़, क्या बोला, ला लब लक लड़, ला मतलब एल ए, लब लक लड़, एल बी, एल सी, एल डी। तो उसमें जो ऐसा है, ला जो है ना, ला वो अलग क्यों रखा मैंने, वो रेसिडेंट की दुनिया का टीडीएस सेक्शन है, कंपल्सरी इक्वेशन। फिर लब लक लड़, ये एनआर की दुनिया में आया था, लब लक लड़, एल बी, एल सी, एल डी, मतलब 4 एल से 194 एल ए, एल बी, एल सी, एल डी। उसमें एल बी, एल सी, एल डी एनआर की दुनिया का 5% है, एल ए कंपल्सरी इक्वेशन वाला है। तो ये एल की कहानी खत्म हुई। फिर इसके बाद है ना 194 की कहानी खत्म। फिर 194 के बाद आता है 195, वो भी टीडीएस का एक जनरल सेक्शन है नॉन रेसिडेंट की दुनिया में। फिर 195 के बाद 196, फिर देखो 196 भी देखो स्क्रीन पर दिखेगा, इधर 196 सी था, बॉन्ड जीडीआर में टीडीएस था ना। फिर 196 डी भी था एफआईआई वाला। तो ये देखो 196 डी पे जाके सब खत्म होता है। ओके एक्चुअली एक और सेक्शन भी है 196 बी, तुमको यहाँ वहाँ कहीं दिखेगा लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। फिर एक और सेक्शन 115 ए बी, क्या बोला 115 ए बी, ये सेक्शन कभी दिखे ना 115 ए बी और 196 बी, ये बाई चांस कभी मॉड्यूल में तुमको यहाँ वहाँ भटक जाए तो देख के डरना मत, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका आज की तारीख में कुछ खास रेलेवेंस नहीं। किसका, 115 ए बी का, और उससे कनेक्टेड टीडीएस का सेक्शन है 196 बी का, तो उसको छोड़ दो। बाकी लास्ट सेक्शन अपना 196 डी पे खत्म होता है टीडीएस का सेक्शन।
फिर अगर याद करना चाहो तो 196 के बाद कौन सा नंबर आता है, 197, 197 है। वो सब क्या था, अगर किसी को टीडीएस नहीं कटवाना है या कम कटवाना है, वो था ना, मैंने बताया था फॉर्म 15G 15H फॉर्म नंबर 13 वाला, वो सब 197 197A में था। फिर उसके बाद क्या था 198, उधर क्या था कि रिसीवर जिसको इनकम नेट ऑफ टीडीएस मिलती है उसको ग्रॉस करके दिखाना चाहिए। फिर 199 क्या था कि जिसका भी टीडीएस कटा है उसको क्रेडिट मिलेगा उसका, ये 199 था। तो यहाँ तक क्या है, मैंने सारे सेक्शन कंटिन्यूटी में फील करवाया तुम लोगों के। तो ये था अपना, तो इन शॉर्ट अपने टीडीएस के सारे सेक्शन हो गए। हाँ, और 3 टीडीएस के सेक्शन तुम लोग को बाद में मिलेंगे, वो भी एल वाले, LBA, LBB, LBC, इस तरह से 3 और एल वाले सेक्शन आएंगे, बट वो आगे के चैप्टर्स में आएंगे। लेकिन मैं तुमको अभी से बता के रखना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि टोटल 7 एल वाले सेक्शन है। ओके, और ये सातों को पता है याद कैसे करते, ला लब लक लड़, लबा लबब लबक, ऐसे याद रखना चाहिए तो क्या याद रहेगा। और उसमें से अपना क्या खत्म हो चुका है, ला लब लक लड़। व्हाट इज ला लब लक लड़, LA LB LC LD। और अपना बाकी क्या है, लबा लबब लबक, मीन्स LBA LBB LBC, ये 3 सेक्शन अपना बाकी है। सो इन ऑल 7 एल वाले सेक्शन होंगे, सातों 194 से चालू थे। ओके, तो ऐसा था। अब देखो ये सब के बाद है ना, अपने को एक डिस्टिंक्शन बिटवीन देखना पड़ेगा। लोग, डिस्टिंक्शन बिटवीन चैप्टर 12 एंड चैप्टर 12A, और इसके जो पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है ना, उसका मैंने कोडवर्ड बना के रखा। ये देखो कोडवर्ड क्या है, स्नैडर। इस स्नैडर वाले कोडवर्ड से अपने को ये सब पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ये देखो स्नैडर का फुल फॉर्म भी मैंने स्क्रीन पर लिखा है, S फॉर सेक्शंस, N फॉर नेचर, A फॉर असेसी, D फॉर डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस, चैप्टर 6 से, और इंडेक्सेशन। फिर R स्टैंड्स फॉर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है कि नहीं। ओके, तो सी ये डिस्टिंक्शन वाले पॉइंट्स एक एक करके बताता हूँ। पहले स्नैडर में S क्या है, सेक्शन। तो टेल मी चैप्टर 12 में कौन से सेक्शन थे और चैप्टर 12 में कौन से थे। तो सी चैप्टर 12 में 115A, AC, AD, मतलब 3 A थे, एक अकेला A, फिर AC, फिर AD, फिर A के बाद में PBA। ओके, तो A और B वाला जो झुंड है ना, वो चैप्टर 12 में था। फिर B के बाद क्या आता है, C2I। तो C2I वाला जो ग्रुप है वो चैप्टर 12 में। और C2I का सेक्शंस याद करने का मैंने तरीका क्या बताया था, DD टेरो, वैसे याद रखना चाहिए। फिर नेचर, स्नैडर में N क्या, नेचर। नेचर मतलब इन चैप्टर्स का नेचर कैसा, कंपलसरी है कि ऑप्शनल है। तो सी चैप्टर 12 जो था ना वो कंपलसरी प्रोविजंस है, और चैप्टर 12 जो था ना वो ऑप्शनल प्रोविजंस है, वो सड़गों वाला था ना जो। फिर असेसीज, किस तरह के असेसी कवर्ड है, तो पता है वो सड़गों वाला टॉपिक था ना, उसमें NRI था, और NRI हमेशा एक इंडिविजुअली होता है। तो इधर ओनली इंडिविजुअल टाइप ऑफ असेसी वॉज कवर्ड, ओनली इंडिविजुअल, मतलब फॉर्म्स, कंपनीज, HUF, इस तरह के असेसी थे ही नहीं, क्योंकि NRI एक इंडिविजुअली हो सकता है, वो भी इंडिविजुअली भी कैसा, फिरंगी नहीं, इंडियन चाहिए, नॉन रेसिडेंट प्लस इंडियन, बट वो खाली इंडिविजुअल लोग के लिए था, नोटिस किया। लेकिन अभी ये जो चैप्टर 12 जो चल रहा था रिसेंटली, 115A, AC, AD, BBA, उसमें तो ऑल टाइप ऑफ असेसी वर कवर्ड। हम लोग ने कंपनियों को भी देखा था, यहाँ इंडिविजुअल को भी देखा था, पार्टनरशिप फॉर्म को भी देखा था, क्योंकि सी कहीं कहीं जस्ट NR लिखा था, और जस्ट NR मतलब मैंने क्या बताया, सब तरह के लोग आगे, कहीं कहीं फॉरेन कंपनियां भी थी, और स्पोर्ट्स पर्सन इंडिविजुअल भी था, मतलब सब टाइप के लोग कवर्ड है इन चैप्टर 12। पर ऑब्वियसली सब में कॉमन खूबी क्या है, ऑल आर NR। हाँ, जिधर FCNR था ना, उधर FC मतलब फॉरेन कंपनी कैन बी RNR एनीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द लिस्ट ऑफ चैप्टर 12 वाला सेक्शन वर NR। बट पॉइंट इज इंडिविजुअल HUF फॉर्म, हर तरह के लोग कवर थे, बट नॉन रेसिडेंट स्टेटस वाले। ओके, फिर चैप्टर 12 और चैप्टर 12 दोनों में एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नॉट अलाउड है, चैप्टर 6 से डिडक्शन भी नॉट अलाउड है, इंडेक्सेशन भी नॉट अलाउड है, सिवाय रॉयल्टी FTS, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस था ना, किधर था, ये देखो 115A के अंदर था, उसमें चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलता है,
बट उसको एक एक्सेप्शन की तरह याद रखना। क्या था? रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, सिर्फ उसमें चैप्टर 6 से था। लेकिन अपने को थ्रू आउट एक याद रखने के लिए अच्छा हो गया ना कि हर जगह एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, हर जगह चैप्टर 6 से नहीं है, हर जगह इंडेक्सेशन नहीं है, तो ये कॉमन में याद रखना चाहिए। तो सी, ये मैंने सड़गों वाले टॉपिक में तो डीपली तुमको बताया था, एक्सपेंस डिडक्शन चैप्टर 6 से वो सब नॉट अलाउड है। लेकिन अभी जो मैंने FII, स्पोर्ट्स पर्सन, वो सब का बताया ना, उसमें मैं तुमको हर जगह रिपीटेडली बता नहीं रहा था एक्सपेंस डिडक्शन नॉट अलाउड, चैप्टर 6 से नॉट अलाउड, क्योंकि मैं तुमको अभी कॉमन में एक साथ बता रहा हूँ। तो सी, कॉमन में याद रख लो ना, पूरे टॉपिक में, चाहे चैप्टर 12 हो कि चैप्टर 12 है, कहीं पर भी इनकम से संबंधित एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं है, कहीं पर भी चैप्टर 6 से नहीं है सिवाय रॉयल्टी FTS में, और कहीं पर भी इंडेक्सेशन नहीं था। ओके, फिर रिटर्न फाइलिंग। नाउ सी, वो जो सड़गों वाला टॉपिक था ना चैप्टर 12 है, उसमें मैंने तुमको बताया नहीं था कि अगर NRI की भारत में सिर्फ वो दो इनकम है, कौन सी दो? इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम सड़गो एंड लटक जी फ्रॉम सड़गो, तो उसको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड इस इनकम का TDS वगैरह सब कट चुका है। तो वो जो पॉइंट था ना उधर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो सेम पॉइंट है ना चैप्टर 12 में भी एप्लीकेबल है। मतलब ये देखो, इसको ऐसे याद रखना, चाहे चैप्टर 12 हो कि चैप्टर 12A हो, दोनों में रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, दोनों कॉलम में चौकड़ी मारा है, मतलब रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उस नॉन रेसिडेंट के पास भारत में ये स्पेशल इनकम्स ही है तो, और उसका TDS VDS कट चुका है। मीन्स अगर उस नॉन रेसिडेंट की कोई जनरल इनकम भी भारत में ना, जनरल मतलब कौन सी, जो मैंने तुमको इस टॉपिक में नहीं पढ़ाई है, कोई रूटीन टाइप की इनकम भी अगर वो भारत से कमा रहा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एज यूजुअल। लेकिन जिस तरह की इनकम मैंने तुमको इस चैप्टर में पढ़ाई ना, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन का वो गाँव वाला इनकम हो गया, वो NR का बॉन्ड GDR हो गया, जिस तरह की इनकम इस चैप्टर में डिस्कस हुई ना, वैसी ही इनकम अगर नॉन रेसिडेंट की भारत में ना सिर्फ, और उसका TDS कट चुका है, तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पॉइंट तुम लोग जनरलाइज कर सकते हो। लेकिन इस पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ FII। मीन्स अगर FII को इनकम मिल रही है ना भारत से, तो उसको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि FII इतनी बड़ी हस्ती है और इतनी बड़ी एंटिटी का गवर्नमेंट चाहती कि भाई तेरा तो रिटर्न आना चाहिए, भले तेरी भारत में वो स्पेशल इनकम ही सिर्फ है, फिर भी तेरे को रिटर्न तो भरना पड़ेगा, तुझको तो ये कॉम्प्लायंस निभाना पड़ेगा, क्योंकि तू है भी तो बहुत बड़ी एंटिटी ना। इसलिए FII को एक एक्सेप्शन की तरह याद रखो, एक्सेप्ट FII पूरे टॉपिक में किसी को भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन, उस नॉन रेसिडेंट की भारत में सिर्फ वो स्पेशल इनकम्स है तो, और उसका TDS भी कट चुका है, तो रिटर्न नहीं भरा तो भी चलेगा, बट FII को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो सी, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन के जरिए अपने काफ़ी पॉइंट्स अच्छे जनरलाइज हो गए ना। मेन बातें क्या थी? पूरे टॉपिक में एक्सपेंस रिडक्शन चैप्टर 6 से कुछ भी नहीं है, इंडेक्सेशन भी नहीं है, एक्सेप्ट रॉयल्टी FTS में चैप्टर 6 से है। फिर पूरे टॉपिक में जिस तरह की इनकम डिस्कस हुई है उसके लिए रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उस NR की सिर्फ वैसी ही इनकम इंडिया में है तो, और उसका TDS कट चुका है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ FII उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स तो कुछ खास ही थे इधर। ओके, अब ये सब तो चैप्टर 12 और चैप्टर 12A वाली इनकम के रूल्स थे। लेकिन एक नॉन रेसिडेंट की कोई दूसरी इनकम हुई ना दूसरी, तो उसके लिए टैक्स विल बी एज पर नॉर्मल रेट। और नॉर्मल रेट का मतलब क्या? वही अपना सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, वो हिसाब से टैक्स कंप्यूट करेंगे। यानी कि सटक जी अंडर सेक्शन 111A हुआ तो 15% टैक्स, लटक जी अंडर सेक्शन 112A हुआ तो 10% टैक्स, नॉर्मल लटक जी हुआ तो 20% टैक्स, विनिंग्स के ऊपर 30% टैक्स, एंड बैलेंस इनकम के ऊपर टैक्स विल बी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द असेसी। यानी कि खाली चैप्टर 12 और चैप्टर 12A वाली जो सिलेक्टेड इनकम्स है ना, उसमें ही स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई करना है। बाकी सब इनकम के लिए नॉन रेसिडेंट को नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है, एंड फिर उसमें एक्सपेंडिचर का डिडक्शन, चैप्टर 6 से डिडक्शन सब एज यूजुअल मिलेगा। इन शॉर्ट, जैसा टैक्सेशन एक रेसिडेंट के साथ होता है ना, वैसा ही नॉन रेसिडेंट के लिए होगा फॉर ऑल इज अदर इनकम्स अदर देन चैप्टर 12 एंड चैप्टर 12A वाला इनकम। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, सुनो ध्यान से देखना। लुक, ये देखो, 3 ऐसे बेनिफिट्स है ना
जो सिर्फ रेसिडेंट एसएससी को ही मिलते हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर नॉन रेसिडेंट्स। उनमें एक तो वो है सीनियर सिटीजन होने का जो स्पेशल स्लैब रेट था ना, वो खाली रेसिडेंट लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर नॉन रेसिडेंट। स्पेशल स्लैब रेट मतलब कौन सा, अगर कोई सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स एंड अबव वाला है तो उसमें कैसा था, अप टू 3 लाख 0% टैक्स आता है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स एंड अबव वाला है तो उसको अप टू 5 लाख 0% टैक्स आता है। तो ये जो स्पेशल स्लैब्स बनाए थे ना, इट इज़ ओनली फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, इट इज़ नॉट फॉर नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। दैट मीन्स अगर एग्जाम में कोई नॉन रेसिडेंट का समय है ना, तो कितना भी बुड्ढा दिया हो ना, तो उसमें नॉर्मल स्लैब रेट ही अप्लाई करना, वो सीनियर सिटीजन वाले स्लैब रेट मत अप्लाई करना। फिर एक और चीज़ है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मैंने बताया था ना, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, तो वो याद है। तो उसमें जो गरीबों के लिए रिबेट थी ना, गरीब मतलब जिन लोग का नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख, उन लोग को रिबेट मिलता है अप टू मैक्सिमम 12,500। वो भी सिर्फ रेसिडेंट लोग के लिए, इट्स ओनली फॉर देसी गरीब। और अगर कोई नॉन रेसिडेंट होता है ना, तो वो गरीब भी हुआ ना, तो उसको रिबेट विबेट नहीं मिलता अंडर सेक्शन 87A वाला। तो सी स्क्रीन पर देखो, एक तो सीनियर सिटीजन होने का स्पेशल स्लैब रेट नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये भी नॉन रेसिडेंट्स लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक और चीज होती है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। क्या बोला, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। ये क्या चीज़ है इसका मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन जो भी है ये बेनिफिट भी सिर्फ रेसिडेंट लोग के लिए है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर नॉन रेसिडेंट्स। तो सी 3 चीज़ तुम लोग याद कर लो, एक तो सीनियर सिटीजन का स्पेशल स्लैब, रिबेट अंडर सेक्शन 87A और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। ये तीनों चीज़ सिर्फ रेसिडेंट लोग को ही मिलता है और नॉन रेसिडेंट लोग के लिए नहीं है। अब देखो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल से तुमको सिखा पाऊंगा। ये देखो स्क्रीन पर देखो, मैंने एग्जाम्पल रेडी रखा है। लुक, मान लो एक रेसिडेंट एसएससी है, उसके पास 5 तरह की इनकम है। स्क्रीन पर देखो, एक तो सटक जी अंडर सेक्शन 111A 20,000 रुपीज़ का है मान लो। फिर लटक जी अंडर सेक्शन 112A 1,20,000 का, एंड नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20,000। उसके पास विनिंग्स जैसी इनकम भी है 20,000 की। एंड फिर ऐसा मान लो उसकी जो दूसरी अदर इनकम्स है ना, वो 2,05,000 है। अब ऐसे में एक नॉर्मल स्टूडेंट टैक्स कैसे कंप्यूट करेगा, ये देखो जैसा मैंने तुमको सिखाया है वो हिसाब से एक स्टूडेंट नॉर्मली टैक्स कैसे कंप्यूट करेगा मालूम है। पहले सटक जी अंडर सेक्शन 111A में 20,000 है ना, तो उसका टैक्स रेट क्या है 15%। तो 20,000 का 15% कितना हो गया 3,000। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3,000 लिख देगा टैक्स। ये कैसे निकाला मैंने, 15% ऑफ 20,000। फिर लटक जी अंडर सेक्शन 112A में अमाउंट कितना 1,20,000, लेकिन उसमें से 1 लाख एग्जेम्प्ट होता है, बैलेंस के ऊपर ही 10% टैक्स आता है। तो 1,20,000 में से 1 लाख एग्जेम्प्ट, 1 लाख तक लटक जी माफ है ना अंडर सेक्शन 112A। और ये 1 लाख जो माफ करना है ना, वो ये कॉलम्स बनाते टाइम करना चाहिए। जब 5 हेड्स ऑफ इनकम लिखते हैं ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें 1 लाख माइनस नहीं करते, ये 1 लाख लेस होता है, बैलेंस पे 10% टैक्स आता है। ये ज्ञान अपने को ये सटक लटक विनिंग्स बैलेंस कॉलम बनाते टाइम दिखाना पड़ता है। और जब हम लोग 5 हेड्स लिखते हैं ना, तो उसमें तो अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A हुआ ना, वो पूरा लिखना पड़ता है। उस वक्त 1 लाख कट मत करो। तो सी इधर मैं 1 लाख कट करूंगा, तो 1,20,000 माइनस 1 लाख एग्जाम, बैलेंस 20,000 बचा। और 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000। तो इधर 2,000 का टैक्स आ गया एट द रेट ऑफ 10% ऑन 20,000। फिर नॉर्मल लटक जी पे 20% टैक्स आता है, तो 20,000 पे 20% टैक्स कितना आ गया 4,000। ओके, फिर विनिंग्स के ऊपर टैक्स रेट क्या है 30%, तो 20,000 का 30% कितना हो गया 6,000। एंड फिर बची बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम में हम लोग स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करते हैं। तो सी स्लैब रेट्स में अप टू 2.5 लाख 0% होता है, फिर 2.5 लाख टू 5 लाख 5% होता है, वो हिसाब से ना। लेकिन इसका बैलेंस वाला इनकम तो 2.5 लाख से भी नीचे, और 2.5 लाख से नीचे तो टैक्स 0% है। तो 0% मतलब इधर टैक्स 0 आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल स्टूडेंट सॉल्व करेगा। और स्टूडेंट को लगे उसने एकदम परफेक्टली राइट भी किया है, लेकिन ये रॉन्ग है। ये जो मैंने इधर किया ना, ये देखो स्क्रीन पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
ये सब गलत किया है, 0 मिलेगा, 0। ये रॉन्ग क्यों मालूम है? क्योंकि सी स्क्रीन पर लास्ट कॉलम वाली अमाउंट को देखो, लास्ट कॉलम में अमाउंट कितना है, 2,05,000। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, कभी भी ये लास्ट कॉलम वाली इनकम, मतलब जिस पे हम लोग स्लैब रेट्स लगाते हैं, ये इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है ना, देन वी हैव टू यूज द नॉलेज ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। अब ये देखो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन क्या होता है, स्क्रीन पर देखो मैंने वर्किंग करके रखी है। अपने को लोन है 2,50,000 तक का बेसिक एग्जेम्पशन दिया है, लेकिन इस एग्जाम्पल में अपनी इनकम तो सिर्फ 2,05,000 ही है। डैट मीन्स हमने 2.5 लाख में से 2,50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन यूज कर लिया, और जितना यूज हो गया उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड। लेकिन हमने 2,05,000 यूज किया क्योंकि अपनी इनकम ही उतनी थी, बट अभी भी 45,000 जितना बेसिक एग्जेम्पशन बचा है जो हमने स्लैब रेट वाली इनकम के सामने यूज नहीं किया। और जो बेसिक एग्जेम्पशन हम लोग यूज नहीं कर पाए ना, उसको बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन। अब ये बेसिक एग्जेम्पशन जो हम लोग स्लैब रेट वाली इनकम के सामने यूज नहीं कर पाए ना, उसको हम लोग पता है कहाँ यूज कर सकते हैं, ये देखो स्क्रीन पर ध्यान देना। उसको हम लोग या तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में यूज कर सकते हैं, या फिर लटक जी अंडर सेक्शन 112 ए में यूज कर सकते हैं, सटक जी अंडर सेक्शन 111 ए में यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी ये बचा हुआ बेसिक एग्जेम्पशन यूज हो सकता है, बट नॉट अगेंस्ट विनिंग्स। विनिंग्स के सामने बेसिक एग्जेम्पशन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अपने जो फर्स्ट 3 कॉलम है ना, सटक जी अंडर सेक्शन 111 ए, लटक जी अंडर सेक्शन 112 ए और नॉर्मल लटक जी, इनमें से हम लोग कहीं पर भी वो 45,000 का बेसिक एग्जेम्पशन यूज कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर कुछ ऐसे होगा, ये देखो, आउट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन और ₹45,000, सबसे पहले मैं ये जो थर्ड कॉलम में नॉर्मल लटक जी है ना, नॉर्मल, उसको मैं एग्जाम करवा दूंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा टैक्स है ना। सी पहले 3 कॉलम में से ज़्यादा टैक्स किस पे आ रहा है, थर्ड कॉलम में, उस पर 20% टैक्स है। तो पहले अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन को वहाँ यूज़ करो। तो सी अपना नॉर्मल लटक जी अपने एग्जाम्पल में 20,000 है, तो आउट ऑफ 45,000 20,000 मैं इधर यूज़ कर दूंगा। तो ये 20,000 का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माफ हो गया, तो उस पर 20% टैक्स तो कुछ आया ही नहीं, तो ये टैक्स 0 हो गया। फिर इसके बाद आउट ऑफ 45,000 20,000 यूज करने के बाद बचा 25,000। अब 25,000 को मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगा, तो आई विल यूटिलाइज अगेंस्ट सटक जी अंडर सेक्शन 111A, क्योंकि उसमें टैक्स कितना है 15%। सी 20% सबसे ज़्यादा था, लेकिन नेक्स्ट ज़्यादा कौन सा है 15%। तो मैं 15% वाले टैक्स से छुटकारा पाना चाहूँगा ना, तो सी अपना सटक जी अंडर सेक्शन 111A फर्स्ट कॉलम का अमाउंट कितना 20,000 था ना, तो अपने पास तो और 25,000 बचा है। तो 25 में से, ये देखो 25 में से 20,000 में इधर यूज़ कर लूँगा। ओके, तो 20,000 का सटक जी अंडर सेक्शन 111A पूरा 20,000 माफ हो गया, तो वो भी नील हो गया, तो इसका टैक्स भी 0 हो गया। तो सी हिसाब रखना, टोटल अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन कितना है 45,000, उसमें से पहले मैंने 20,000 नॉर्मल लटक जी में यूज कर दिया 20, और एक 20,000 मैंने सटक जी अंडर सेक्शन 111A में यूज कर दिया। तो 20 उधर गया, 20 इधर गया, बचा कितना और 5,000। अब ये बचा गुजा 5,000 में कहाँ यूज करूंगा, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A। एंड सी 112A वाला लॉन्ग टर्म मेरा एक्चुअली तो 1,20,000 था, लेकिन उसमें से मैंने 1,00,000 पहले ही उड़ा के 20,000 लिखा हुआ। ये देखो ना 20,000 ये जो मैंने लिखा है ना, उसमें से 1,00,000 का जो नॉर्मल एग्जामेशन मिलता है ना 112A सेक्शन में, वो पहले ही काट दिया है और काट के 20,000 लिखा है। और उसमें अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन अपना कितना बचा 5,000, तो बचा हुआ 5,000 में इधर यूज कर दूंगा। तो सी अपना 20,000 में से 5,000 गया, तो कितना बचा 15,000। फिर 15,000 का 10% कितना हो गया 1,500, तो इधर 1,500 का टैक्स आ जाएगा। और लास्ट कॉलम में तो टैक्स अपना नहीं लिए है ना। और विनिंग्स का तो 6,000 कैसे आया, क्योंकि विनिंग्स में तो कोई बेसिक एग्जामेशन मिलेगा ही नहीं, जो भी 20,000 का विनिंग्स है उसका फ्लैट 30% टैक्स आ जाएगा। तो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व।
इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल। कभी भी हम लोग ऐसे सटक लटक विनिंग्स बैलेंस जैसा कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, उसमें लास्ट कॉलम वाली अमाउंट अगर छोटी हुई, मतलब लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन हुई, तो जितना भी शॉर्टफॉल है ना उतना अमाउंट यूज कर सकते हम लोग, उतना एग्जेम्पशन हम लोग यूज कर सकते। कहाँ पर? फर्स्ट 3 कॉलम में, बट नॉट अगेंस्ट विनिंग्स, है ना। और ये फर्स्ट 3 कॉलम के लिए स्पेसिफिकली उसके लिए है, और किसी इनकम के लिए अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर सटक जी अंडर सेक्शन 111A, लटक जी अंडर सेक्शन 112A और नॉर्मल लटक जी। सिर्फ यही 3 में अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन यूज हो सकता है, और दुनिया की कोई भी इनकम के सामने अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन यूज नहीं हो सकता। तो इट इज वेरी स्पेसिफिक, इन 3 चीजों को ही अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन पहले बेसिक एग्जेम्पशन लास्ट कॉलम में यूज करना चाहिए, लास्ट कॉलम में। एंड फिर कुछ बेसिक एग्जेम्पशन बच गया ना, तो बचा हुआ अनएग्जॉस्टेड कैन बी यूटिलाइज्ड इन फर्स्ट 3 कॉलम्स बट नॉट अगेंस्ट विनिंग्स। ओके, तो ये था अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट। अब सुनो मेन पॉइंट, ये जो 45,000 का बचा हुआ बेसिक एग्जेम्पशन अपने को यूज करने मिला ना, यह सुविधा केवल रेसिडेंट लोगों के लिए। It is only for resident assessee, it's for देसी बॉयज, it's not for नॉन रेसिडेंट। और अपनी यहीं से तो बात चालू हुई थी, भूल गए? ये देखो मैं तुमको क्या बताया था, इधर देखो स्क्रीन पर देखो, 3 ऐसे बेनिफिट्स है ना जो नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलते। कौन से 3? सीनियर सिटीजन होने का स्पेशल स्लैब, रिबेट अंडर सेक्शन 87A और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन जो मैंने अभी पढ़ा है ना, ये भी नॉन रेसिडेंट लोग को नहीं मिलता। डैट मीन्स अपने एग्जाम्पल को देखो, ये देखो, ये वाले सम में अगर असेसी नॉन रेसिडेंट होता ना, तो पता है अपना आंसर कैसे आता? लास्ट कॉलम का टैक्स तो 0 होता, एंड फिर जो 45 था उनका बेसिक एग्जेम्पशन बच गया है ना, उसको फेंक दो, वो लैप्स हो जाता, उसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर अपना आंसर कैसे होता? फर्स्ट कॉलम में 20,000 है तो उसका 15% टैक्स सीधा। फिर सेकेंड कॉलम में 1,20,000 है तो उसमें तो 1 लाख माफ़ करते ना, 112A वाला। फिर बैलेंस 20,000 पे 10% टैक्स। फिर थर्ड कॉलम में 20,000 का 20% टैक्स, विनिंग्स पे 20,000 का 30% टैक्स। मतलब नॉर्मल वे में टैक्स कंप्यूट करते, और 45,000 का बचा हुआ बेसिक एग्जेम्पशन कैन नॉट बी यूज्ड अगर एसएससी नॉन रेसिडेंट है तो से ये पॉइंट मुझे मेन बताना था। एंड लगते याद मैंने तुमको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का भी ज्ञान दे दिया। ओके, अब देखो ये वाले सम को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं अच्छा ऑब्जर्वेशन तुमको बता पाऊंगा। एक और मेरे को इसको आगे थोड़ा सॉल्व करने दो। ये देखो, लुक, ये देखो अपना एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ। अपना फाइनली तीनों कॉलम में देखो टैक्स की, सॉरी 5 कॉलम में टैक्स का अमाउंट कितना है देखो, इसमें 0, इसमें 1500, इसमें 0, इसमें 6,000, इसमें नील। इन सब टैक्सेस को एक बार इकट्ठा करके ऐड कर देते हैं, है ना, कि सब कॉलम के टैक्स को मर्ज करके लाना पड़ता है सेंटर में। तो टोटल क्या है? 0, 1500, 0, 6,000 और नील। टोटल कितना हो गया? 7,500। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ओके, और रिबेट का रूल क्या है? अगर किसी का एनटीआई अप टू 5 लाख, उसको रिबेट मिलेगा कितना? 12,500 तक। तो देखो इस बंदे की एनटीआई कितनी है, ये देखो एनटीआई इधर सामने ही दिख रहा है। तो एनटीआई देखो, 5 कॉलम के फिगर्स को सीधा टोटल कर दो। ये देखो, ये 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस ये 20 प्लस ये 20,000 प्लस 2,05,000। सब कॉलम में एनटीआई का अमाउंट देखो ना, टोटल करोगे तो 3,85,000 आएगा। डैट मीन्स एनटीआई इज अप टू 5 लाख। 5 लाख से कम है तो ये रिबेट मिलेगा इसको, और रिबेट कितना मिलता है? मैक्सिमम 12,500। लेकिन इधर तो 7,500 ही है, तो लोग क्या बोलेंगे? 7,500 की रिबेट ले लो। लेकिन इधर तुम लोग वो पॉइंट भूल गए ना, मैंने तुमको कैपिटल गेन्स के चैप्टर में पढ़ाया था, सेक्शन 112A वाला लटक जी, इट्स नॉट रिबेटेबल। तो ये देखो, ये फिगर पे गौर करना, ये जो 1500 का अमाउंट दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, इसको तो रिबेट मिलता ही नहीं है। मैंने पढ़ाया था कैपिटल गेन्स में लास्ट में, सेक्शन 112A में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसको रिबेट नहीं मिलता। तो डैट मीन्स अपने 7,500 के अमाउंट को देखो स्क्रीन पर, उसमें जो 1500 वाला अमाउंट है ना, इट्स नॉट रिबेटेबल। तो 1500 को दिमाग से हटा ही दो, तो बचा कितना? 7,500 में से 1500 को हटा दिया तो बचा 6,000। तो रिबेट मिल के 6,000 को ही मिल पाएगा, तो 6,000 इधर रिबेट में लेस होगा।
एंड फिर रिबेट लेस करने के बाद अभी भी अपना टैक्स पेबल आ रहा है 1500। ओके, अब ये 6000 किसको रिबेट मिला मालूम है? एक तरह से विनिंग्स को, और विनिंग्स को रिबेट मिलेगा। रिबेट वाले सेक्शन में खाली इतना बोला है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 जो होता है ना उसको रिबेट नहीं है, बाकी हर इनकम के टैक्स के लिए रिबेट मिलता है प्रोवाइडेड एनटीआई अप टू 5 लाख, और रिबेट भी देसी लोग के लिए होता है। हाँ, लेकिन सी इसमें देखो एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, ये देखो अभी मैंने अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन जो 45,000 का था उसको कैसे यूज़ किया था, कैसे यूज़ किया था याद करो ना। 45,000 में से मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया था, ये देखो स्क्रीन पर देखो, नॉर्मल लटक जी को दिया था, है ना, क्योंकि 20% टैक्स था। फिर सेकेंड प्रायोरिटी मैंने सटक जी अंडर सेक्शन 111A को दिया, क्योंकि उधर 15% टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगा इसलिए। फिर मैंने बचा कुचा 112A में यूज़ किया था ना, ये देखो सामने ही दिख रहा है। 20 पहले इधर लिया, स्क्रीन पर देखो क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर 20 इधर लिया, फिर 5 इधर लिया था, इस तरह से यूज़ किया था ना। लेकिन सी इधर अगर मैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में यूज़ करता ना तो मेरा टैक्स और कम हो सकता था। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे माइंड में अभी सडनली क्या आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A उसको तो रिबेट भी नहीं मिलेगा, तो उसके टैक्स को पहले उड़ा देना चाहिए। तो अपने को अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन है प्रायोरिटी में उसको लेना चाहिए था, किसको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, क्योंकि उसका जो टैक्स है ना वो टैक्स भरना ही पड़ता है, रिबेट नहीं आ सकता ना, इसलिए उसको उड़ाने की प्रायोरिटी रखनी चाहिए थी। तो देखो अब मैं वो 45,000 का यूटिलाइजेशन है ना डिफरेंट वे से कर रहा हूँ। स्क्रीन पर जरा फोकस करना, ये देखो पहले मैंने जैसे यूज किया था उसको मिटा रहा हूँ। लुक ये देखो, ध्यान से स्क्रीन देखो तो ही समझेगा। लुक पहले मैंने ऐसे यूज किया, देखो सब मिटा रहा हूँ, मिटाई हुई चीज देखो दिख रही है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक सब मिटा दिया। अब देखो 45,000 का यूज मैं कैसे कर रहा हूँ। लुक 45,000 में से फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं नॉर्मल लटक जी को दूंगा, थर्ड कॉलम वाला 20% वाला टैक्स, तो उसको मैं 20,000 तो उड़ा ही दूंगा, क्योंकि सी 20% तो सबसे ज़्यादा ही टैक्स है, तो उसको पहले उड़ाओ, तो वो तो अभी भी नेल है, मीन आंसर उसका अभी भी राइट है। सेकेंड प्रायोरिटी में दूंगा लटक जी अंडर सेक्शन 112A। क्यों 112A वाले का? क्योंकि उसका जो टैक्स आएगा ना रिबेट में नहीं आ पाएगा ना, इसलिए उसको पहले उड़ाना चाहता हूँ। तो सी लटक जी अंडर सेक्शन 112A 20 ईयर बचा था ना अपना, वो 1 लाख का बेसिक काट के 112A में जो 1 लाख कट होता है 20,000 बचा था, तो 20,000 को मैं पूरा उड़ा रहा हूँ, पूरे 20 को उड़ा दिया। और हिसाब रखो 45 में से 20,000 थर्ड कॉलम में गया, एक 20,000 को मैं सेकेंड कॉलम में यूज़ कर रहा हूँ। अब उसको उधर यूज़ करूँगा तो देखो इधर आंसर क्या हो जाएगा, नील, ये टैक्स 0 हो जाएगा, है ना। और बचा कितना अभी, 45 में से 20 गया, 20 गया, बचा 5,000, वो बचा हुआ 5,000 में यहाँ यूज़ कर दूंगा सटक जी अंडर सेक्शन 111A, एंड फिर मेरा टैक्स कितना आएगा ना उधर, 20,000 में से 5,000 गया तो बचा कितना, 15,000। 15,000 का 15% दैट कम्स टू हाउ मच, 2250। अब देखो अपना टैक्स में चेंज क्या रहा है, देखो अब 2250 हुआ ना, तो देखो 7,500 को देखो मैं कट कर रहा हूँ, तो अपना टैक्स कितना आ जाएगा, टोटल करके देखो, खुद देखो 2250 0 फिर 0 फिर 6,000 फिर नील, तो कितना हो गया 8250। अब 8250 7,500 से भले ज़्यादा आ रहा है, टैक्स अपना बढ़ गया, लेकिन पूरा 8250 रिबेट के काबिल बन जाएगा, क्योंकि 8250 में जो भी टैक्सेस है ना ऑल आर रिबेटेबल। इसमें वो 112A वाला तो है ही नहीं, तो जो भी 8250 का अमाउंट है पूरा रिबेटेबल है। तो पता है अपने को रिबेट में इधर फुल 8250 का रिबेट मिल सकता है ना। एंड फिर बाद में आंसर विल बी 0, तो अपना टैक्स ही नील हो गया ना। तो इस तरह से मैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन को यूज़ करूँ ना तो मेरा टैक्स और कम हो पा रहा है, 0 हो पा रहा है। तो सी ये पॉइंट मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए पहले मैंने ना 45,000 का अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन सिंपल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से प्रायोरिटी दिया। 20% सबसे ज़्यादा होता है तो उसको प्रायोरिटी दे दिया, फिर 15% नेक्स्ट ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी दे दिया, फिर 10% जो 112A वाला था उसको बैलेंस ही फिगर दिया था। तो पहले मैंने वैसे किया था, लेकिन पूरी कैलकुलेशन समझने के बाद अब तुम्हारा नॉलेज अपग्रेड हो गया ना, अब तुम लोग समझो कि अपने को प्रायोरिटाइज थोड़ा डिफरेंट वे में करना चाहिए था। सी एक्चुअली ये सब का कोई रूल नहीं है,
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अपने को मैक्सिमम फायदा कितना मिल रहा है। ये तो क्या मेरा सम कुछ ऐसा बन गया ना कि मुझे तुम लोग को ये नोटिस में लाना पड़ा कि रिबेट के कारण वो जो 112A वाला टैक्स है ना वो अपने को खटकता है, तो उसको पहले उड़ाना चाहिए, तो उसको मैंने प्रायोरिटी में ले लिया। एंड फिर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन जो लास्ट का 5 ईयर बचा था ना, उसको मैंने सटक जी अंडर सेक्शन 111A में दे दिया, क्योंकि उसमें अपना टैक्स लीस्ट आता है। क्योंकि ये पॉइंट अगर मैं नहीं बताता ना तो तुम लोग को बाद में डाउट के फॉर्म में आ जाता। तो कंक्लूजन देखो, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन को किस ऑर्डर में यूज़ करना है ना, इसका एक्चुअली लॉ में कुछ भी नहीं दिया है। अपने को जैसे यूज़ करना है कर सकते हैं, लेकिन अपना टैक्स लायबिलिटी लीस्ट आना चाहिए। वो तो तुम लोग खुद सॉल्व करोगे ना, खुद को दिमाग में आ जाएगा कि किधर अपना टैक्स एकदम लीस्ट आ रहा है। ओके, वो हिसाब से अपने को अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन यूज़ करना है। लेकिन यूज़ किसको करने मिलता है? रेसिडेंट असेसी को ही, और वो भी कौन से कॉलम में? फर्स्ट 3 कॉलम्स में ही प्रिसाइसली, नॉट एनीवेयर एल्स। बाकी तुमको प्रायोरिटाइज कैसे करना है अनएग्जॉस्टेड वाला अमाउंट, इट डिपेंड्स कि अपना टैक्स कहाँ लीस्ट आ रहा है वो हिसाब से। ओके, तो ये था। तो इसका अपना प्रिंटेड शीट में भी मैंने सॉल्यूशन दिया है ना, वो थोड़ा उसमें प्रिंटिंग एरर है, उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये देखो प्रिंटेड नोट्स को एक बार देखो ज़रा, ये देखो बताता हूँ। लुक, प्रिंटेड नोट्स में ये देखो ये सम मैंने सॉल्व किया हुआ है, देखो ये सेम सम है प्रिंटेड फॉर्म में। पहले तो इधर देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक क्या मालूम है, ये देखो पहली प्रिंटिंग मिस्टेक, ये जो 1 लाख का एग्जेम्पशन है ना, स्क्रीन पर देखो, ये 1 लाख जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112A में लेस होता है ना, ये ऊपर लेस नहीं करना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऊपर अपने को पूरा 1,20,000 लिखना चाहिए। तो ये करेक्शन ध्यान रखना, तुम लोग को प्रिंटेड नोट्स में करेक्शन करनी पड़ेगी। एंड फिर अकॉर्डिंगली अपना ये आंसर है ना, ये 2,85,000 नहीं, इधर 3,85,000 आ जाएगा। ये सेम फिगर्स वाला सम है जो मैंने अभी स्क्रीन पर सॉल्व करके बताया। ओके, एंड फिर इसमें देखो 3,85,000 का बाइफर्केशन देखो ऐसे किया है। इधर भी अमाउंट देखो ये 1,20,000 होना चाहिए। देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक को देखो मैं सर्कल करके बता रहा हूँ, ये 1,20,000 होना चाहिए। मैंने नोट्स में 20,000 लिखा ना, 1,20,000 होना चाहिए। ओके, फिर मैंने इधर देखो सीक्वेंस कैसे किया है, 45,000 का जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक, स्क्रीन पर देखो ना, ये 45,000 का अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन मैंने इधर किस हिसाब से प्रायोरिटाइज किया मालूम है? फर्स्ट नंबर मैंने किसको दिया है? 20% वाले को। सेकंड मैंने 15% वाले को दिया है। थर्ड मैंने 10% वाले को दिया है। नॉर्मली लोग वैसा करते हैं, लेकिन वो हिसाब से मैंने बताया ना कि अपना टैक्स ज़्यादा आ रहा है, देखो 1,500 का टैक्स आ रहा है, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। तो मैंने अपने प्रिंटेड नोट्स में वैसा किया हुआ है, लेकिन आइडियली स्पीकिंग वो हिसाब से करोगे तो अपना 1,500 का टैक्स अभी भी पेएबल आया था। एंड फिर उसमें सेस वेस ऐड करोगे तो अपना 1,560 का टैक्स आ रहा है। तो ये भी थोड़ा अपने को करेक्शन करना पड़ेगा। एक बार तुम लोग प्रॉपरली इसको वापस से सॉल्व कर लेना। मीन्स इसका राइट मेथड कैसा था, ये देखो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन अपना 45,000, वापस बताओ कैसे यूज़ करना चाहिए? पहले 20% वाले लॉन्ग टर्म में यूज़ कर देंगे, एंड फिर वो 10% वाले लॉन्ग टर्म को भी उड़ा दो, क्योंकि वो रिबेट में नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको उड़ा दो। एंड फिर बचा कुचा 5,000 में सटक जी अंडर सेक्शन 111A में दूंगा। तो वो हिसाब से पता है चेंजेस क्या होंगे। ये देखो मैं चेंजेस भी कर देता हूँ, इधर स्क्रीन पर देखो, ये 8250 मैंने सॉल्व करके बताया था ना। एंड फिर रिबेट में पूरा 8250 आ जाएगा, क्योंकि 8250 अगर टैक्स हुआ तो 8250 में तो उसमें लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A वाला तो कोई है ही नहीं, तो पूरा रिबेट में आ जाएगा। तो अपना आंसर इधर 0 हो जाएगा। ओके, दिस विल बी नील। तो ये करेक्ट आंसर है। तो इन शॉर्ट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि प्रिंटेड नोट्स में जो सॉल्व किया हुआ दिखेगा ना अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन, उसमें थोड़े एरर्स है, उसको चाहिए तो चौकड़ी मार के वापस से अच्छी तरह सॉल्व कर देना। ओके, मेन मिस्टेक उधर क्या थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो 1 लाख माफ करते हैं ना, वो 5 हेड्स के अंदर नहीं करते, वो जो सटक लटक विनिंग जो टैक्स कैलकुलेशन करते हैं ना वहाँ पर सिर्फ उससे फर्क पड़ता है ना, उससे अपना NTI GTI में फर्क पड़ता है। पहले मेरी NTI रॉन्ग आंसर के हिसाब से देखो क्या थी, 2,85,000 थी। देखो मैंने काट दिया इधर,
लेकिन जो मैं राइट तरीका बता रहा हूँ उसमें NTI 3,85,000 है, और बहुत बार हम लोग NTI के हिसाब से ही तो जज करते हैं, जैसे रिबेट किसी को मिलना है कि नहीं NTI देख के तो डिसाइड करते हैं। इसलिए राइट वे इज 1 लाख का जो लॉन्ग टर्म वो माफ होता है ना 112A में, वो 5 हेड्स में नहीं करना चाहिए अपने को, वो सटक लटक विनिंग्स में जब टैक्स कंप्यूट करते हैं ना उस वक्त 1 लाख लेस करके 10% टैक्स कंप्यूट करना चाहिए, लेकिन ऊपर पूरा 1,20,000 आना चाहिए था। फिर दूसरी मेरे को इधर करेक्शन क्या बतानी थी कि मैंने तुमको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन का जो ऑर्डर बताया था ना वो ऑर्डर में मत करना, वैसे भी क्या तो कोई मार्क्स काटेंगे नहीं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रियल लाइफ में एसएससी को क्या प्रेफरेंस है, बट ऑब्वियस एक रैशनल एसएससी क्या प्रेफर करेगा, उसका टैक्स एकदम कम आए तो एकदम जीरो करने ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, तो वो मैंने करके बताया। इसलिए मैंने सेकेंड बार जो मैंने अनएग्जॉस्टेड बेसिस यूज़ किया ना वो हिसाब से करना, इट विल बी प्रॉपर। ओके, तो ये था। तो सी कमिंग बैक टू दिस थिंग, हम लोग इधर से सब बात चालू हुई थी। मुझे ये बताना था कि नॉन रेसिडेंट को हर इनकम के ऊपर रेसिडेंट की तरह ही टैक्सेशन होता है, एक्सेप्ट दोस्त चैप्टर 12 वाली गिनी चुनी इनकम, बाकी हर मामले में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को एट पार ही ट्रीट कर दे। लेकिन नॉन रेसिडेंट को ये 3 चीज़ नहीं मिलती, ये 3 चीज़। ओके, ये बता रहा था, एंड उस चक्कर में मैंने अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन का भी एक कैलकुलेशन करके बता दिया, लेकिन वो याद रखना वो रेसिडेंट लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर नॉन रेसिडेंट। ओके, तो ये था।